चलिए, दोपहर के भोजन के बाद आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग खाना खा करके तुरंत आए हैं। हो सकता है इसलिए हमारे गुजराती में कहते हैं घेन घेन आएगा, घेन। तो थोड़े से सावधान हैं। घेन घेन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये विषय जो है ना, अभी स्क्रीन पे जो है पेज नंबर 61 से 66, ये एक गुजरात के उदाहरण के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे थे कि संविधान के द्वारा हम सभी लोगों को मत देने का अधिकार तो मिला, लेकिन हर किसी को, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो जुआरी हो, बिना चुनाव में खड़े उसको अपने लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चाहे कोई ऐसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो किसानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। हर एक व्यक्ति, और देखिए पढ़ाई लिखाई में कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन जो समझदारी है, समझदारी तो हर किसी के पास है, चाहे वो कम भी पढ़ा लिखा होगा, है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को बिना चुनाव में खड़े अपने लिए मत पाने की सहूलियत होनी चाहिए। वो अभी कानून के द्वारा तो मिली हुई नहीं है, संविधान के द्वारा तो मिली हुई नहीं है, लेकिन पार्टीलेस इंडिया के इस प्रयास के द्वारा सभी को अपने लिए मत पाने की सहूलियत मिलेगी। और इससे जो होगा, इससे ये होगा कि एक समाज में एक हरीफाई खड़ी होगी, हैं, एक कंपटीशन खड़ी होगी समाज में। ये कंपटीशन होगी अच्छा बनने की हरीफाई, यानी भाई आपसे ज़्यादा अच्छा मैं बनूं, दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि नहीं भाई मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा हूं। तो वर्तमान में चुनाव में हमारी जो दिक्कत है, वो मेन दिक्कत यही है कि वर्तमान में हरीफाई तो है, लेकिन उल्टी हरीफाई है, नेगेटिव हरीफाई है कि भाई तुम ज़्यादा ताकतवर हो या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम ज़्यादा चालाक हो या मैं ज़्यादा चालाक हूँ। ये उल्टी हरीफाई है। तुम ज़्यादा बुरे हो या मैं ज़्यादा बुरा हूँ। मेरे पास ज़्यादा खोखे हैं बोलते हैं। तो हम लोगों को एक उल्टी हरीफाई खड़ी करनी है। अगर ये उल्टी हरीफाई खड़ी कर दी तो यही होगा सॉल्यूशन। और इस 6 पेज में वही उल्टी हरीफाई को बताया गया है कि कैसे होगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात का उदाहरण है। धीरे धीरे मैं बोलते जाऊंगा, आप समझते जाएंगे, अपने आप ही आपको अंत में सारी बातें समझ में आ जाएगी। समझ लीजिए मेरे जैसा कोई एक व्यक्ति अकेला ही गुजरात में खड़ा हो गया और उसने ये कहा कि भाई मैं गुजरात की स्टेट असेंबली को पार्टीलेस करूंगा, अकेला ही। मैं अकेला घर से निकला तो नंबर 1 गुजरात है, तो वो मैं अकेला था जब मैं गुजरात में निकला। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले नंबर 2 गुजरात को 8 जोन में बांट दिया। मैंने यहाँ नाम भी लिखे हैं, कच्छ, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, महसाणा। 8 जोन में बांट दिया। मतलब मैंने अपने जैसे 8 लोगों को अपने साथ जोड़ दिया कि भैया आ जाओ मेरे साथ, हम लोग ये करते हैं साथ मिलके। तो वो 8 लोग आ गए, तो मेरा गुजरात का बोझा जो है वो 8 गुना कम हो गया ना, 8 गुना कम हो गया। अभी हम 8 लोग हो गए, तो नंबर 3 में 8 लोगों ने उसको 40 विभाग कर दिए। गुजरात में 33 जिले हैं, तो इन जिलों के उपरांत बड़े शहर हैं, वो +7 लिखा। इस तरह से इन 8 जोन के लोगों ने अपने अपने विस्तार में, इस तरह से कुल 8 में से हम हो गए 40।
बराबर। एक एक व्यक्ति के जिम में ऐसे देखे तो 5-5 ही आया, एक व्यक्ति अगर 5 को जोड़ा तो हो गए 40। अब हमारी ताकत 5 गुना और बढ़ गई, हम 40 हो गए। फिर वो 40 में से हम चौथे में हो गए 182। ये क्यों 182? क्योंकि गुजरात विधानसभा में बैठके हैं 182। तो ये हो गया हमारा पहला। अभी हम 3 पेज में हम संगठन की बात को बता रहे हैं। ये बैठक तक तो हम पहुंच गए, 182 बैठक। अभी नेक्स्ट पेज देखिए आप। अब 182 बैठकों में जहां हम पहुंचे हैं, वहां इस दूसरे तबके में ऊपर जो लिखा है बैठक विस्तरण की योजना है। अब आगे, क्योंकि अब हर एक बैठक में तो मेरे जैसे 182 लोग हैं, 182। हर एक बैठक पर एक व्यक्ति को हमने नियुक्त कर दिया है, हैं? तो अब वो 1 नंबर में वो बैठक संयोजक है, 1 नंबर में। ऐसे 1 नंबर में जो लाठी लेकर के खड़े हैं, वैसे 182 खड़े हैं पूरे गुजरात में, 182 ऐसे लोग। फिर 2 नंबर में उसने क्या किया, वही मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब अब दिमाग नहीं लड़ाना है। वो एक व्यक्ति ने 4 को जोड़ दिया है, उस 4 को हमने बता दिया वार्ड संयोजक। और अभी जो 4 जने वार्ड संयोजक हैं, अगेन उन्होंने 4 में से 16 कर लिए, चौथे तबके में 16 में से 64 कर लिए, फिर 64 में से 256 कर लिए 5वें में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल आसान है। एक व्यक्ति सिर्फ 4-4 को जोड़ेगा, बस खाली ख्याल करना है कि उसे कहाँ से जोड़ना है, वो अपने विस्तार में से जोड़ेगा। उस तरह से ये जब 256 पर पहुंचेंगे तो हर एक 182 व्यक्ति जो हैं, एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ तक पहुंचा जाएगा 256 तक। तो इस तरह से पूरे गुजरात के लगभग सभी बूथों में, यानी 182 मल्टीप्लाइड बाई 256, क्योंकि सीटें हैं, बैठके हैं 182, और उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 256। तो सभी बूथ पर हमारे एक एक व्यक्ति हो जाएंगे। अभी इसके आगे का देखिए आप कि हर बूथ में जब हमने एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, हर बूथ में जब एक एक व्यक्ति को हमने पहुंचा दिया तो यहाँ बूथ विस्तरण की योजना है। 1 नंबर में बूथ संयोजक है, और ऐसे करीब करीब 50,000 से ज़्यादा बूथ हैं। तो जितने भी बूथ हैं उन प्रत्येक बूथ पर एक एक व्यक्ति ऐसा होगा बूथ संयोजक, जो बहुत ही विचारवंत व्यक्ति होगा अपने बूथ में, बराबर। वो लीड करेगा अपने बूथ में, और अपने बूथ में वो लोगों को जोड़ेगा। पहला उसने जोड़ा 4 लोगों को नाम दे दिया एरिया संयोजक, एरिया के हिसाब से बांट दिया। वहां से फिर आगे गली संयोजक, 4 में से 16 हो गए, 16 में से फिर 64 हो गए घर संयोजक। इस तरह से एक एक बूथ में अगर 64 लोग हो जाते हैं, कल्पना कीजिए कि जहां पर ये 64 की तो आवश्यकता भी नहीं है, हमने तो यहाँ बताए हैं। और अपने पार्टीलेस इंडिया के प्रोग्राम में तो हमने सिर्फ 21 लोग बताए हैं, 21 प्रत्येक बूथ में। यहाँ पर हमने बताए 64, लेकिन 64 नहीं होंगे, इसके अगले वाला होगा। अगर 16 भी होंगे ना, 16 लोग भी हो जाएंगे एक बूथ में, तो भी वो एक हो गया वो बूथ संयोजक, 17 लोग हो गए, तो उससे भी हमारा काम ये पूरा हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने से क्या होगा कि ये हमारा संगठन का काम ये समझ लीजिए कि पूरा हो गया। पूरे गुजरात में कम से कम हर एक बूथ में अगर हम 20-20 लोग भी हैं तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी 10 लाख लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी गुजरात में। हर एक बूथ में 20-20 लोग पकड़ लीजिए, 20-30 लोग पकड़ लीजिए, बराबर। तो इस तरह से ये संगठन का काम हमने मान लिया।
कि जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा हमने प्रत्येक बूथ में अपने लिए लोग इस कार्य के लिए खड़े कर दिए। ये 3 चित्र जो हुए ये हो गया संगठन, इसको मैं कहता हूँ संगठन। इसके द्वारा हमें संगठन का आइडिया मिला। लेकिन अगर लोग संगठित हो गए तो वो तुरंत पूछेंगे कि भाई अब काम भी बताओ ना, कि काम क्या करना है। भाई कोई बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है तो उसमें एक तो वो आर्किटेक्ट इंजीनियर देता है नक्शा, है मैप, और उस मैप के अनुसार फिर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, मैन पावर को। तो मैन पावर जब आएंगे, समझ लीजिए आपकी साइट पर खुला मैदान पड़ा हुआ है, नक्शा है आपके पास, और मजदूर आ गए सारे, प्लम्बर आ गए, वो क्या बोलते हैं कि कड़िया लोग आ गए, सब आ गए वहाँ पर। तो वो बोलेंगे अभी काम बताओ। तो काम क्या है वो अब बताएंगे हम, उसको कहते हैं कि भाई प्रोसेस क्या है। बराबर। तो बिल्डिंग बनाना है तो मैन पावर भी चाहिए और नक्शा भी चाहिए। नक्शा नहीं होगा तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, और सिर्फ नक्शा होगा तो भी बिल्डिंग नहीं बनेगी, दोनों ही चाहिए। तो अब आगे देखते हैं चौथा, ये प्रोसेस की बात है। इसमें भी हमने 1 2 3 4 5 और 6 नंबर के द्वारा हमने बताया कि भाई बूथ के भाग में, वहाँ लाल अक्षर में लिखा है भाग 1 बूथ का भाग, ऊपर में ब्लू लाइन में लिखा है कि बूथ से उम्मीदवार पाने हेतु, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें प्रत्येक बूथ से एक उम्मीदवार मत कहें हम उसको, एक अच्छा व्यक्ति, बूथ का एक हमारी चॉइस का व्यक्ति है, वो उम्मीदवार नहीं है क्योंकि उसको यहाँ गलती से पुराना है तो बूथ से उम्मीदवार लिखा है, लेकिन उसको उम्मीदवार मत समझिए। तो हेतु यह है कि प्रत्येक बूथ से एक व्यक्ति को हमें खोजना है। तो क्या करना है, तो बूथ के स्तर पर कोरे मतपत्रक में परस्पर मतदान और सिलेक्शन। ये कैसे होगा? सबसे पहले बूथ के लेवल पर, एक बूथ में 300 घर हैं, 1200 मतदाता हैं, तो सबसे पहले तो मतदाता सूची यानी वोटर्स लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट के पास है, उनसे हम वो लिस्ट जो है, सूची है, वो उनसे हम पा लेंगे। और हमारे पास क्योंकि कार्यकर्ता टीम है, इसलिए सबसे पहले उस वोटर लिस्ट को हम उस बूथ में वेरीफाई भी कर लेंगे। उसमें अगर कुछ त्रुटियां हुई तो उसको हम सुधरवा भी लेंगे वहाँ से इलेक्शन कमीशन के पास। जब हमारे पास एक फाइनली सही और सच्ची वोटर लिस्ट आ जाएगी तो नंबर 1 मतदाता सूची घर घर पहुँचाए। तो ये देखिए कार्यकर्ता टीम है जो जा रही है घर घर, वो अपनी सूची लिस्ट जो है वो पहुँचाएंगे एक बूथ में, सिर्फ अपने बूथ की, सिर्फ अपने बूथ की, मतलब वही 300 घर और 1200 मतदाता, उसके फोटो सहित की सूची अवेलेबल है, गूगल में भी अवेलेबल है, आपके इलेक्शन के ऑफिस में भी अवेलेबल है। उसको पा लीजिए, उसकी कॉपियाँ निकलवा लीजिए जेरोक्स, और घर घर पहुंचा दीजिए। इससे घर घर में वो माहिती पहुंच गई। उसके बाद देखिए कार्यक्रम हो रहे हैं। नंबर 2 में बूथ में पारस्परिकता, भाईचारा, मतलब हर एक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, होली के, दिवाली के, गणपति पूजा के, और भी कार्यक्रम, कुछ पार्टी पिकनिक भी हो सकती है, बस बुला करके साथ में कहीं चौक फॉल या कोई फॉल है वहाँ भी जा सकते हैं पूरे दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो ये बूथ के लोग जो हैं, इनको आपस में पारस्परिकता, भाईचारा, ये हमारे एजेंडा का भाग है और खास भाग है। क्यों खास है? वर्तमान के चुनाव में इन लोगों ने इतने सालों तक वो चाइनीज छुरा लेकर के काटा है, एकदम महीन काटा है। चाइनीज लोग काटते हैं ना, वो चाइनीज खाना बनाते हैं तो बड़ा सा छुरा लेके, तो ऐसे इन लोगों ने हम लोगों को काटा है। जहां से मिला वहां से हमें तोड़ा, बराबर। नात मिली नात से तोड़ा, जात मिली जात से तोड़ा, धर्म मिला धर्म से तोड़ा,
प्रदेश मिला, प्रदेश से तोड़ा, भाषा मिली, भाषा से तोड़ा, है? अरे औरत मर्द के भेद से भी तोड़ा, हर जगह से तोड़ा। तो हम लोगों को ये जो तोड़ना है, मतदाता जो होते हैं ना, मतदाता, वो देखिए उसका नहीं नात होता है, नहीं जात होता है, नहीं धर्म होता है, ना प्रदेश से मतलब है, ना औरत या मर्द होने से मतलब है। मतदाता तो मतदाता है। तो अगर ये मतदाता का यूनिटी है तो सारे भेद टूट जाएंगे। तो ये नंबर 2 में ये सारे, जब हम ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। यहाँ भले एक कागज में दिख रहा है, लेकिन इसके लिए एक बूथ में अगर 300 घर को जोड़ना है, भाईचारा करना है, तो भाई कुछ लोगों को साल 2 साल लग सकते हैं वहाँ, हैं, सबको आपस में समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। फिर जब उतना हो जाएगा तो बिफोर वास्तविक इलेक्शन नंबर 3 के अनुसार हम लोगों को एक मत पत्रक बनाना है, बैलेट पेपर। और वो बैलेट पेपर ऐसा होगा जिसके अंदर मतदाता का नाम तो ऊपर लिखा होगा, वोटर का नाम, क्योंकि वो तो हमारे पास सूची है, सूची के हिसाब से वोटर का नाम तो लिखा होगा, लेकिन वहाँ उम्मीदवार नहीं होगा। बिना उम्मीदवार के सिलेक्शन करना है, इलेक्शन नहीं करना। इसलिए ऐसा एक मत पत्रक बनेगा, उसमें लिखा होगा कि मेरे बूथ में से मैं फला व्यक्ति को, मेरे लिए बूथ का अच्छा व्यक्ति मैं सिलेक्ट करता हूँ। वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिख देना, उसका अगर एड्रेस है उस बूथ में तो वो लिख देना है, तो वो होगा मत पत्रक। ये मत पत्रक घर घर पहुंचाए जाएंगे, यानी वोटर जो हैं वो कहीं वोट देने के लिए जाएगा नहीं, उसके घर में मत पत्रक पहुंचाए जाएंगे। कौन पहुंचाएगा? क्योंकि हमारे पास पूरी शक्ति तो है ही, हमारे कार्यकर्ता दल, वो जा करके पहुंचा देंगे घर घर में। और सिर्फ बैलेट पेपर पहुंचाए जाएंगे इतना ही नहीं, उनको पहले से ही सारा कुछ मालूम होगा कि भाई खड़ा कोई नहीं है, सिर्फ अपनी पसंद लिखने की। और वो मत पत्रक वहाँ उसके घर में 7 दिनों के लिए वो मत पत्रक आपके घर में पड़ा रहेगा। आप अगर नौकरी जाते हैं जाइए, आप अगर बिजनेस जाते हैं जाइए, आपका कारखाना है कारखाना कीजिए, खेती है खेती कीजिए। और 7 दिन के अंदर आपको अपने बूथ में बाकी के लोगों के साथ भी, जो 300 परिवार हैं, उसके पहले भी छोटी मोटी मीटिंगें तो होती ही रही हैं। उस बूथ में भी कुछ अपार्टमेंट्स भी रहेंगे, कुछ क्या कहते हैं ऐसे मकानों की सोसाइटी भी रहेगी, कुछ झोपड़पट्टी भी रहेगी, जो भी होगा। लेकिन उस बूथ के लोग इस तरह से 7 दिन के अंदर अपने सिलेक्टेड व्यक्ति का नाम वहाँ लिखेंगे। और उसको 7वें दिन के बाद वही कार्यकर्ता घर घर से आ करके उसको रिकलेक्ट कर लेंगे वहाँ से, घर से 7 दिन के बाद। और 8वें दिन वहाँ पब्लिक प्लेस पर चाय नाश्ते के साथ वो 300 घर के लोग इकट्ठे होंगे, चाहे भले उसमें 50 लोग इकट्ठे हों, सारे ना हों, लेकिन चाय पानी नाश्ते के साथ उसकी गिनती कर लेंगे। और वो भी मैन्युअली, कोई मशीन नहीं होगा। इस तरह से उनकी जो 4 नंबर में गिनती हो जाएगी, तो 5 नंबर में विजयोत्सव, यानी अपने बूथ में उन्हें एक अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। हर व्यक्ति एक दूसरे को वोट देंगे, हर व्यक्ति हैं। तो वैसे पहले से ही बूथ में जो अच्छे व्यक्ति की खुशबू है, जैसे फूल की खुशबू फैल जाती है, ऐसे ही अच्छे व्यक्ति की खुशबू उस बूथ में फैली रहती है। लोगों को मालूम रहता है कि फला व्यक्ति विनायक रायकर हैं, ये सबका काम दौड़ दौड़ के करता है। तो यही ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ना, यही व्यक्ति ठीक है। देखिए, वोट पाने का मौका हर एक के लिए होगा, लेकिन हर एक को मिलेगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि भाई शराबी है, जुआड़ी है, तो उसकी पत्नी भी नहीं देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी, क्या कर सकते हैं, उसको मौका तो मिल गया ना भाई। लेकिन जब उसकी पत्नी भी उसका नाम नहीं लिख रही है
तो वो तो मतलब अब आपको अच्छा बनना है, आपको अच्छा बनना है। उसको मालूम हो गया कि भाई मेरे बाजू में विनायक रायकर रहता है, ये चुना गया, मैं नहीं चुना गया, तो वो आगे से बोलेगा क्यों ऐसा हुआ? बोला ना तू शराब पीता है, तू जुआ खेलता है, तो बंद कर इसको। तो वो इस तरह से वो अपने मनोमंथन में मंथन करेगा और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो एक ये तो होगा ही कि कंपटीशन खड़ी हो जाएगी, भले ही सारे के सारे संत ना बन जाएं, लेकिन एक हरीफाई तो खड़ी हो जाएगी ना भाई। तो यही बड़ी बात है, हरीफाई खड़ी करना। तो यहाँ से हमें मिल गया वो बूथ का उम्मीदवार। और अभी आगे वाला पोर्शन देख लीजिए। अभी हमें हर एक बूथ से एक उम्मीदवार मिला। ऐसे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 256 बूथ है, तो हमें 256 बूथ उम्मीदवार मिल गए बिना किसी लड़ाई झगड़े के। हर किसी ने अपने उम्मीदवार का एक सही व्यक्ति जो उसे पसंद है उसका चयन कर लिया। अब वही कोई एमएलए बनने वाला है ऐसा तो नक्की नहीं है, या वही चुनाव में खड़ा होने वाला है उसी को खड़ा किया जाएगा ऐसा भी नक्की नहीं। ऐसे मिल गए हमें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 256। अब हमें तो एक चाहिए। पहले हमारे पास 3 लाख मतदाता थे, 3 लाख में से एक चाहिए था। अब देखिए हमारा टास्क कितना इजी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 256 है और अब 256 से एक चाहिए। तो भाई क्या करेंगे? बोला जैसे 3 लाख में से 256 बना दिए तो हम 256 में से एक भी बना सकते। बोला कैसे बनाएंगे? बोला इनको जो है ना ABCDE करके 5 ग्रुप कर दो, हैं? बूथ नंबर 1 से 52 जो क्रमांक है मतदाता का, ना सॉरी बूथ का वो ग्रुप नंबर A में होगा, उसके बाद B वाला ग्रुप, C वाला, D, E, 5 ग्रुप बना दिए। अब एक एक ग्रुप में 52 लोग हो गए। तो अब उस एक ग्रुप को अब देखिए 52 में से एक निकालना, तो ये इजी हो गया ना। 52 तो हमारे जैसे इस हॉल में बैठ जाएंगे और अब जो है उन 52 को ही अंदरों अंदर ही एक दूसरे को वोट देना है। इसके लिए नंबर 3 में मध्य स्तरीय मत पत्रक, तो वहां पर उन 52 लोगों के नाम लिखे। वे ही 52 लोग मतदाता तो है ही 52 के 52, क्योंकि अपने अपने बूथ से वो पसंद किए गए हैं। और यहाँ पर इसमें इस प्रोसेस में उम्मीदवार भी वही हैं। अगली वाली प्रोसेस में भी मैं जरा कहना भूल गया था कि जो भी उम्मीदवार का नाम लिखेगा वो अपने आप को वोट नहीं दे सकता, अपने सिवाय किसी और को दे दे। तो यहाँ पर भी 52 व्यक्ति में भी अगर हम सबके नाम हैं तो हम में से कोई भी अपने आप को वोट नहीं देगा, बाकी के 51 में से देगा। तो आपका जो मतपत्रक है उसमें आपका नाम काट दिया जाएगा पहले से, तो आप चाहे तो भी नहीं दे सकते। इस तरह से सबको मतपत्रक मिलेंगे और फिर 51 में ये देख लिया जाएगा 52 में कि भाई 52 में से लायक व्यक्ति कौन है। तो ये ABCDE 5 व्यक्ति जो हैं ये यहाँ हमें मिल गए। अब देखिए 3 लाख में से 5 मिल गए, तो यहाँ भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब अंतिम पेज है, इसमें 5 में से हमें एक बनाने हैं, तो वो भी खैर उसी तरह से। और ये बनाने के लिए वो चाहे पहले वाले 52 थे, चाहे ये वाले 5 है, इनको अपने लिए वोट पाने के लिए माइक पर जा कर के वो अपना परिचय देंगे माइक के द्वारा ऑडियंस को। बराबर यहाँ पर भी करना है कि भाई एक व्यक्ति बोलेगा, पूरा ऑडियंस सुनेगा, लेकिन जो मत देने का काम होगा वो इन्हीं 5 के बीच होगा, सभी लोग नहीं देंगे। ये 5 लोग ही
आपस में मत देंगे, उसमें भी फिर हाँ दूसरे लोग ऑडियंस में हो सकते हैं। स्टेज पर ये 5 लोग ही होंगे, 1 बाय 1 ये अपना परिचय भी देंगे, बराबर। और लास्ट में इनकी बातें पूरी हो जाएगी। कोई भले आधे घंटे बोल ले, कोई भले 1 घंटे बोल ले, और अंत में जो है वो वही वोट देना। और 5 में से कोई भी व्यक्ति अपने आप को वोट नहीं देगा, किसी और को देगा, और इस तरह से एक व्यक्ति फाइनली मिल जाएगा, 5 नंबर में एक व्यक्ति। इस तरह से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति हम जन उम्मीदवार या लोक उम्मीदवार हम पा सकते हैं। तो ये तरीका है कि जो ये गुजरात के लिए बताया है, उसी को आप महाराष्ट्र के लिए 289 सीट्स के लिए भी ऐसा ही किया जा सकता है। तो ये तो हो गया, बस ये उम्मीदवार पाने के लिए बात हो गई। अभी एक ये चैप्टर पूरा हुआ सचिन जी। तो अभी हमको थोड़ा जल्दी जल्दी ही हमारा एक घोषणा पत्र है। इसको नहीं करेंगे, मोटे बात बता दीजिए ना। अच्छा है कि हम अगर सवाल, ठीक है, चलिए उसमें भी आ जाएगी बातें, सवाल में भी आ जाएगी। वैसे में अगर उसका रिलेवेंट है, 2-3 बातें आप बता दीजिए, 2-3 बातें आप बता दीजिए। एक तो घोषणा पत्र है, इतना ही बता दीजिए, भले डिटेल में मत जाइए। सकाळपासून आपण बऱ्याच गोष्टी ऐकतो आहोत, इंटरॅक्शन पण होतीये। तर आपण आता उत्तरार्धात आहोत, अर्धा नाही राहिलेला, तर जे काय राहिले आता 2 तास 1.5 तास राहिले असतील, त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे की आपले आता हे सगळं ऐकून झाल्यानंतर मनात काही प्रश्न असतील किंवा अजून या ठराविक गोष्टींबद्दल अजून जाणून घेण्याची इच्छा असेल, जे काय असेल ते। तर मी सकाळी म्हटलं त्याप्रमाणेच की हा सगळा विषय पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, याचा अर्थ पार्टिसिपेशनचा आहे। म्हणजे आपलं योगदान, आणि ते योगदान म्हणजे काही जबाबदारी घ्यायची वगैरे असं काही नाही, नुसतं माझे प्रश्नही असू शकतात। आणि हा संपूर्ण जो काही ऍक्टिव्हिटी आहे तो म्हटलं तर गंभीर विषय, परंतु हे खेळीमेळीत काम करायचंय, टेन्शन घेऊन काम करायचं नाहीये। ठीक आहे, यात एकही खिशातला एकही पैसा खर्च करण्याची खरं गरज नाहीये। आपल्याला फक्त लोकांना जोडायचंय, आणि लोकांना जोडायचं म्हणजे मन जोडायची आहेत, आणि तशी बघितली तर सगळी जुडलेली आहेत, फक्त त्याच्याबद्दल वाच्यता निर्माण करायची आहे की अरे मलाही असंच वाटत होतं, अरे मलाही असंच वाटत होतं। हेच होणार आहे, कारण हे सगळ्यांना हवं पण होतं, परंतु सुरुवात कुणीतरी करायला हवी। ती सुरुवात करण्याचं काम आपण करतोय, बाकी फार मोठं काही नाही यायचं। तर त्या अनुषंगाने मी सर्वांना विनंती करेन की तुमच्या मनात जे काय असेल, तुम्हाला किती किरकोळ वाटत असेल, हा कसा काय प्रश्न विचारायचा, पण विचारा, कारण आपल्या मनात ठेवून आपल्याला पुढे जाता येत नाही। एवढीशी शंका असेल, छोटीशी का असेल ना, ते विचारलं पाहिजे, कारण तेवढीशी क्लॅरिटी झाली की पुढचा प्रवास सोयीचा होतो। तर नक्की आपण आता प्रश्नोत्तराच्या सेशनला आपण सुरुवात करतो। तर पहिला प्रश्न कोण विचारणार आहे? हात वर केला म्हणजे माईक तिकडे येऊ शकेल लगेच। ठीक आहे। हॅलो, लोक जोडायची म्हणजे आपली सॉफ्ट कॉपी आहे पीडीएफची, ती लोकांना हे करायचं, आपण बोलायचं की अशाची एक कल्पना आहे, तुम्ही ती बघा, मग आपण बोलू, असं बोलायचं। लोकांना जोडायचं कसं, तर त्याचा काही एक फॉर्म्युला नाहीये। ठीक आहे, कुणाला तरी तुम्ही भेटता आणि म्हणता की असा असा पार्टी लिस्टचा विषय आहे किंवा काय, किंवा सध्या काय परिस्थिती आहे वगैरे, तर त्याच्याबद्दल असा एक वेगळे एक मुवमेंट सुरू झालेली आहे, एक ऍक्टिव्हिटी सुरू झालेली आहे, त्याच्याबद्दल मला तुलाही माहिती द्यायची आहे। तुझा मित्र आहेस किंवा आपल्या बरीच वर्ष आपली बरेच दिवस आपली ओळख आहे, मला असं वाटतं की तुलाही हे जाणलं असतं, तुलाही त्याचा काहीतरी तुझ्याही आयडियाज, तूही यात इन्व्हॉल्व्ह व्हावंस अशी माझी इच्छा आहे। तर ती व्यक्ती कशी आहे याचा एक तुम्हाला अंदाज आलेला असो। अनोळखी लोकांशी तर डायरेक्ट बोलण्यात पॉईंट नाहीये, तेही बोलू शकतो। जाता आता रिक्षेतून जात असताना रिक्षावाल्याशी बोला, बसमध्ये जात असताना बाजूला बसलेला असेल त्याच्याशी बोला, कोण नुसताच बाकावर कुठेतरी पार्कमध्ये बसलेला असेल, आपण जाऊन बसायचं,
आणि म्हणायचं काय पाऊस जोरात चालू आहे वगैरे, हा हा हो हो, आणि तेवढ्यात सुरू करायचं. तर त्याला काही नियम नाहीये. आपल्याला ज्या पद्धतीने जसं जाता येईल तसं जाऊ शकतो. तर काहींना तुम्ही काहीतरी पोथी जर दिली तर ते बाजूला ठेवून देतील, हा घेऊन ठेवतील, ऐका नको नको म्हणतील, असे पण असतात. काही जण म्हणतील नाही आम्हाला काहीतरी लिटरेचर दे, ते पण वाचू, आणि मग त्याच्यातून मी सिरियसली म्हणजे रिलिजियसली ते वाचतात आणि त्याच्यावर प्रश्न निर्माण करतात आणि विचारायला येतात, परत येतात. काही जण म्हणतात की चला हे ह्याला टाळूयात आता, म्हणून हा ठीक आहे ते पाठवून मला, नंतर बघत पण नाही. तर आपण ह्याचा काही असा हा गोल्डन रूल आहे वगैरे असं काही नाही. आपण खडे टाकत राहायचे, ठीक आहे, लागले तर लागले, नाही लागले तरी काय फरक नाही पडत आहे, ठीक आहे ना, पुढे सरकत जायचंय. 100 आपल्याला एक माणूस हवा आहे. 140 करोड पैकी आपल्याला फक्त 2 करोड 32 लाख हवेत, असं गृहीत धरू, ठीक आहे ना. ते बाकीचे जे काम आहे ते पुढे 9व्या टीम मध्ये बूथ मध्ये होणार आहे. आपल्याला फक्त लोक जोडायचे म्हणजे हा कन्सेप्ट. पण हे करत असताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की आपण स्वतः त्या कन्सेप्ट बद्दल एकदम क्लिअर असणं, बऱ्यापैकी क्लिअर असणं, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि त्यात कुठेही आपल्या मनात काहीतरी शंका चालू आहे आणि आपण त्याच्या अगोदरच घाईगडबड करून ती संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय, तर ते तू ज्याच्याशी बोलतो त्याच्या डोळ्यातच तुमचा कॉन्फिडन्स नाही दिसला की काही काम होणार नाहीये. ते उलट अरे काहीतरी भानगड दिसते याच्यावरून जरा असं होतं. त्यापेक्षा तो जो एक्सरसाइज आहे की मला एक गोष्टीची याची क्लॅरिटी ही फार महत्वाची आहे. आणि त्यामुळे ती क्लॅरिटी येण्यासाठी आपला संवाद होणं आवश्यक आहे सुरुवातीला. म्हणून या टीम जी आहेत ना, की कोर टीमचा कोर कमिटीशी व्यवस्थित संवाद असणं आवश्यक आहे. कोर टीमला कोर कमिटीच्या सदस्यांनी भरपूर त्रास दिला पाहिजे. सकाळ दुपार संध्याकाळ फोन करायचा आहे, झूम मिटिंगवर इकडे तिकडे जरा भेटता का मला हे जरा विचारायचं. उगीच कारण नसताना नाही, परंतु ते व्हॅलिड असायला हवं. पण तो विषय समजून, तो आशय समजून घेणं हे फार महत्वाचं आहे. तो एकदा समजला की मग पुढे तुम्ही राष्ट्रीय कार्यकारी मंडळाच्या लोकांना कसं ऑनबोर्डिंग करता येईल यासाठी तुम्ही कॉन्फिडंट जाल. त्या लोकांसमोर सुद्धा अरे ह्यांनी सगळाच विचार केलेला व्यवस्थित, फुल प्रूफ आहे, हा भरोसा, तो भरोसा त्यांचं मताचं त्याचं मनपरिवर्तन करणार आहे, त्यांचं मत परिवर्तन करणार आहे. नाहीतर नाही ते पार्टीशिवाय काय होऊ शकत नाही, पार्टीशिवाय काय होऊ शकत नाही, हा जो जाम बसलेला आहे त्याच्यातून बाहेर काढण्यासाठी अगोदर आपण तेवढे कन्व्हिन्स झालोय का, आपण स्वतःला केलेलं आहे का. जर केलेलं नसेल तर मीच विचारणार आहे आधी, यांना त्रास देणार आहे की पण याचं काय करणार तुम्ही, त्याचं काय करणार तुम्ही, ते सगळे प्रश्न तुम्ही विचारायला हवेत. मग मात्र आपण ते परत 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 हा हे असं, हा असं, अरे अच्छा अच्छा आपण हे असं बोलत होतो, एक आपल्याला म्हणायचं होतं हे, पण बोलताना हे शब्द वापरत होतो आणि तरी अर्थ वेगळीकडेच जात होता. नाही, बोलताना सुद्धा हे असंच बोलायला लागेल तर ते तो मेसेज क्लिअर जाईल. तर हा एक्सरसाइज करावा लागेल, ठीक आहे ना. आणि हे पहिल्या वेळी नाही जमलं, समजा त्यात काही त्रुटी राहिल्या, काही प्रॉब्लेम नाहीये. लोक भरपूर आहेत, 100 वेळा आपण करणार, त्यातून आपल्याला 1-2 लागणार आहेत. त्यामुळे फार अगदी नाही चुकलं नाही पाहिजे, नाही चुकू देत, धडपडू देत, काही प्रॉब्लेम नाहीये. तेच करत करता ते इम्प्रुव्हमेंट्स करता आपण सीझन होणार आहोत. मग तो कॉन्फिडन्स बोलायला लागणार आहे आपोआप. आणि तुम्ही काय सांगताय, किती सांगताय, यापेक्षा तुमचा कॉन्फिडन्स काय आहे याच्यावर लोक तयार होतात, ठीक आहे ना. तर मला असं वाटतं की त्यासाठी आपण स्वतः कन्व्हिन्स, या पूर्ण कन्सेप्टला एक ते घोषणापत्र असतील, परिचय असेल, त्यात हे एक वाक्य जी आहेत ना ती वाचायला हवी आहेत. त्यातून तू कुठे शंका बारीकशी वाटली, आपण हे असं का लिहिलंय, घोषणापत्रात हे कशाला दिलंय, ते कशाला लिहिलंय, ही कसली घोषणा आहे, जी शंका आहे ती विचारली पाहिजे. कारण आपण काय म्हणतोय की आपला नेता, दलमुक्त भारत किंवा पक्षमुक्त भारत किंवा पार्टीलेस इंडियाचा नेता कोण असेल, तर आपला नेता व्यक्ती नसणार आहे. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला मानत असाल, काही असेल, अनेक लोक इथे राजीव दीक्षितांना मानतायत, अनेक रामदेव बाबांना मानतायत, काही गांधींना मानतायत, कोण कोणाला मानतायत. पण ऍज अ पार्टीलेस इंडिया आपण क्लिअर केलंय की आपला कुठल्याही व्यक्ती आपला नेता नसणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीत काही चांगले विचार आहेत, काही उपयोगी विचार आहेत, काही निरुपयोगी विचार आहेत. तो अख्खा व्यक्ती त्याच्या निरुपयोगी विचारांनी पण आपल्याला घेणं आपल्याला परवडणार नाहीये. म्हणून आपल्याला फक्त विचार पाहिजे जो कामाचा आहे आपला. तर प्रत्येकाने काही ना काहीतरी सांगितलेलं आहे जे उपयोगाचं होऊ शकतं, तर चला त्याचं नावाचं कटी कोट करा, त्यात फार काही मोठं नाहीये. पण एका व्यक्तीचं पूजन करणं हे आपल्याला आता परवडणारं नाहीये. हा, त्या व्यक्तीचा एखादा विचार जो आहे तो उपयोगी आहे का, उपयोगी असेल तर आपण इथे कोट करूयात, त्याच्याबद्दल तो विचार आपला नेता असेल, व्यक्ती आपला नेता नसेल. सो विचार
विचारधारा नाही, विचारधारा म्हणजे ते परत रिजिड झालं. आमची ही विचारधारा आहे म्हणजे आमचा हा बिलीफ सिस्टीम आहे. नाही, आत्ता हा विचार आहे, उद्या जाऊन तो विचार कामाचा राहिला नाही, तो बाजूला ठेवून देऊ. तो 4 दिवसानंतर कधीतरी परत कामाचा होऊ शकतो, तो परत घेऊ. ही फ्लेक्झिबिलिटी राहण्यासाठी विचार हा आपला नेता असेल. ज्यावेळी जो कामाचा विचार आहे तो घ्यायचा आहे. तर हे असल्यामुळे आपण फ्लेक्झिबल फ्लुइडिक राहून कुणाला कुठल्या एरियामध्ये आपण कसे बोलतो आहोत, त्याने काय होणार आहे, एखादी गोष्ट कोणत्या उदाहरणाने त्यांना पटणार आहे, हे आपल्यालाच माहिती आहे. म्हणून आपण बूथ लेवलवर का गेलोय? कारण मगाशी एक जण आले होते, ते तिथे बसले होते ना, पायजामा आणि पांढरे शर्ट, पांढरे, हा, ते मग ते लवकर गेले वाटतं, त्यांना जरा काहीतरी इथं जेवण जाणार नव्हतं. तर ते मला म्हणाले तिथे की तुम्ही इथले महाराष्ट्रातले लोक मेलेले आहेत सगळे, इथून काही क्रांती बिंदी होत नाही. मी म्हटलं असं नाही होत. नाही नाही, मी ओळखतो वगैरे असं ते म्हणाले. म्हटलं ठीक आहे, तुम्ही काश्मीरमध्ये जा. तर मी म्हणालो की हा, काश्मीरमध्ये जायचं, सगळीकडेच जायचं आपल्याला. पण म्हटलं मी काश्मीरमध्ये एका बूथमध्ये जाऊन जर काही बोललो तर तिथल्या माणसाला काही समजणार नाहीये, त्याला कॉन्फिडन्स पण येणार नाही, कारण त्याचा भरोसा तिथल्या स्थानिक लोकांवरती जास्त आहे ना. त्याला उदाहरण मी काय देणार, कुठली देणार? त्याची जी स्थानिक भाषा, त्याचं तिथलं कल्चर, याला साजेसं असं काहीतरी बोललो तर ते कॅच होणार आहे. सो यासाठी आपण बूथ लेवलवरती म्हणजे हळूहळू जे 10 लेअरच्या टीम्स आहेत त्या हळूहळू आपण कुठून जातोय, केंद्राकडून आपण पेरिफेरीपर्यंत, स्थानिक लेवलपर्यंत त्या लेअर्स आहेत बघा. म्हणजे राष्ट्रीय, मग आपण म्हणतोय लोक परिषद, मग विधान परिषद, मग त्याच्यानंतर आपण म्हणतोय की वॉर्ड संयोजक, आणि मग आपण बूथ लेवलपर्यंत येतोय. म्हणजे त्या बूथ मध्ये तिथले स्थानिक लोक, अरे हा तू तर मला माहिती आहे, हा काय रे काय, मग तो चर्चा होते. कुणीतरी स्ट्रेंजर येतोय, कुणीतरी अनोळखी येतोय आणि तुम्हाला काहीतरी बाळकडू पाचतोय, तर तो तुम्ही थोडंच ऐकून घेणार. मी तरी थोडंच ऐकून घेणार आहे. अनोळखी माणसाचं एकतर ओळख पण देणार नाही मी त्याला, कारण आपला साधारणतः स्वभाव आहे. पण आपल्याच गल्लीतला माणूस आपण रोज लहानपणापासून बघतोय, तोही आपल्याला बघतोय. त्यांनी स्माईल केला तर आपण स्माईल करणार आहोत. मग स्माईल झाल्यानंतर कसं काय रे म्हटल्यानंतर तोही थांबणार आहे. तुझं कसं काय? अरे मी हे सध्या काम करतोय, तुला माहितीये काय? संवाद सुरू होतो. एवढंच करायचं आहे. ठीक आहे ना? म्हणजे मला तर वाटतंय जगामध्ये पहिल्यांदाच हा प्रयोग भारतात होत असेल. तर हे जे मॅट्रिक्स आहे पार्ट्यांचं सगळं इथूनच तुटणार आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. आता ही आयडिया, आज जग असं आहे की तंत्रज्ञानामुळे इथे टाचणी पडली की तिकडे जगाला सगळीकडे कळतं. ठीक आहे ना? तर हा कार्यक्रम जो चाललेला आहे तो अजूनही अगदी कमी संख्येत आहे. थोडीशी संख्या वाढायला लागली, म्हणजे 4थी आणि 5वी टीप वगैरे व्हायला लागली, तर बऱ्यापैकी ही संख्या होते. प्रत्येकाचं काही ना काही कनेक्शन जगभर कुठे ना कुठे लागलेलं आहे. त्यामुळे अरे हो का, असं पण चाललंय का भारतात? अरे मग काय, जरा मला पाठवून दे सैनिक. तो पाठवून दिला तर स्टडी करू शकेल. मे बी छोटस देश असेल किंवा इफेक्टिव्हली त्यांच्याकडे जर पास झाली मुवमेंट ती, तर मे बी तिथं जास्त लवकर पार्टीलेस होईल तो देश. कुठे का होईनात. हा कन्सेप्ट जसं आपल्याला माहिती, कुठेतरी एक डेमॉन्स्ट्रेशन, एक मॉडेल झालं तर त्याचा उपयोग होईल, तर सगळ्यांना फायदा होईल. आपल्यालाही होईल की एखाद्या देशात आपल्यापेक्षा लवकर झालाय आणि शक्यतो तो प्रगत देश असेल, कारण प्रगत देशात इतकं फास्ट होऊ शकेल, तर मग आपल्याला लोकांशी बोलताना सुद्धा, अरे स्वित्झर्लंड झालंय ना, अरे जर्मनीत झालंय ना, अरे इथे झालंय ना, तिथं पार्टीलेस आहे, काय सांगतोस? हा कसं केलं? अरे काही नाही, एवढंच केलं त्यांनी आणि फटाफट झालं. अरे आपल्याला करता येईल. हा करता येईल ना, आपले लोक करतायत ऑलरेडी. हो का, मग मी जोडतो. हे सोपं पडणार ना. ठीक आहे. म्हणून तर लक्ष्मी रोडवरती कपड्यांचीच दुकान आहेत. कारण आपण म्हणतो ना की माइंडसेटने आलेला असतो गिराईक तिथे की कपडे घ्यायचे. मग जर 50 दुकानं एका लाईन मध्ये असतील तर तो भाव करायला तयार होतो, सगळं करायला, पण तो कपडे घ्यायलाच आलेला असतो, तिथे आलेला असतो. तर ते जास्त सोयीचं आहे. मला काय म्हणायचं की आता जरी समजा पार्टी बेस मध्ये आपण जे आता वर्कआउट होतो, बऱ्यापैकी लोकांना आता माहिती देणार. आता माझ्या संपर्कात असे काही पार्टीमध्ये जे संस्थापक अध्यक्ष जे आहेत ते ज्यांना ह्या सिस्टीमच्या काही विरोधात काम करतात. काही लोक सिस्टीमच्या विरोधात म्हणजे ज्यांना जसं आपल्याला काही नकोय जे आपण पार्टी बेसच्या माध्यमातून करतो, तर त्या संस्थापक अध्यक्षांच्या
त्यांना केंद्र बेसवरती त्यांना जरी आपण जर माहिती सांगितली आणि त्यांनी जर समजा आपल्या माध्यमातून जर समजा असे काही केले कॅम्प वगैरे ट्रेनिंग अटेंड केले तरी सुद्धा होऊ शकते का? सगळ्यांना आमंत्रण आहे. उद्या मोदींना पण आमंत्रण आहे, सगळ्यांना आमंत्रण, यावं, सगळ्यांनी यावं, समजून घ्यावा. पार्टी छोड़ दे और आ जाए. हाँ, और पार्टी छोड़ने की जल्दी भी नहीं है. आपण काय म्हणतोय की तुम्ही पार्टी लिस्ट मध्ये तोपर्यंत राहू शकता जोपर्यंत तुम्ही निवडणुकीला उभे नाही राहत. तुम्ही एखाद्या पार्टीत आहात, पार्टीचे कार्यकर्ते आहात, तिथे कुठल्या तरी मे बी तिथले काय अध्यक्ष हे ते काही असू शकाल, पण तुम्ही पार्टी लिस्ट साठी येऊ शकता, तुम्ही सदस्य होऊ शकता, पण तुम्ही निवडणुकीला उभं राहायचं नाही. निवडणुकीला जर उभे राहिलात तर मग तुम्हाला पार्टी लिस्टचं सदस्यत्व सोडावं लागेल. मी सुटलं असेल ते ठीक आहे, आपणही जाऊ शकतो त्यांनी बोलवलं आणि हा आपण तर सगळीकडे ट्रेनिंगसाठी जाऊ शकतो. तो काही प्रश्न नाही की काय हा मुद्दा आहे. आणि एक लक्षात घ्या, हे होणार आहे. तुम्हाला कितीही वाटलं तरी आत्ताच ते मग ग्रस्त आले होते RSS मधून, इकडचे तिकडचे लोक, सगळ्या प्रकारचे लोक तुमच्यात येणार आहेत, ऐकून घेणार. काहीतरी वेगळं चाललंय तिथं, चर्चा जोरात आहे. आपण उलट जास्त वेळ स्लो जातो, इतकी चर्चा तिथं सुरू होणार आहे जोरात. कारण हे काय नवीन आलंय, हे आपल्याला मारक आहे का तारक आहे, हे उपयोगी आहे का आपल्याला कॉम्पिटिशन आहे, हे सगळे विचार होणार आहेत इथे. पण जेव्हा आपण इतके क्लिअर आहोत की इथे कुठल्याही पदाची अपेक्षा नाही, काही नाही, इथे पार्टी लिस्ट मध्ये 30 मंडळी काम करू शकणार नाहीयेत ज्यांना काहीतरी इथे वैयक्तिक अपेक्षा आहे. इथे काहीतरी मिळेल का, पद मिळेल का, सत्ता मिळेल का, पैसा मिळेल का, माझी ती ह्याचं बिलिंग जरा जास्त आलंय किंवा माझं ते हे कर्ज माफ करून मिळेल का वगैरे, अशा ज्या काही वेगळ्या प्रत्येकाची वैयक्तिक ज्या गरजा आहेत त्याच्यासाठी इथं काही उत्तर नाहीये. सार्वजनिक सगळ्या गोष्टींसाठी उत्तर आहे आणि सार्वजनिक कार्य केल्यानंतरच उत्तर आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आता पक्षमुक्त भारत आपण जे अभियान आपण जे राबवतो, तर RSS संघ विरहित आपण काम करतो का संघाचा कुठला भाग आहे म्हणून आपण लोकांना, म्हणजे आता कसं होतं लोकांचा प्रश्न होईल. आता फुले शाहू आंबेडकर चळवळीमध्ये काम करणारे लोक आपल्यासोबत जुडणार. माझं म्हणण्याचा भाग आहे की आपण बरेचसे लोक एक चळवळीतले असतील किंवा नसतील, तर लोकांचा प्रश्न पहिला काय असणार की हे कुठेतरी चळवळीच्या रिलेटेड किंवा संघाच्या व्यतिरिक्त एक सेकंड असेल असं लोकांना पण वाटू शकतं. हॅलो, तर आपण त्याच्या रिलेटेड असू शकतो का, असं काय वाटणार का लोकांना? आली आहे का ती? हा, परत येऊ देत, मी जरा मीटिंग मध्ये नंतर परत. बघा, जर नावानिशी जर उत्तर द्यायचं असेल तर संघ विरहित म्हणावं लागेल नावानिशी. पण मगाशी आपण हे बोललो की कुठल्याही मानवनिर्मित ज्या भिंती आहेत, जातीच्या, धर्माच्या, देशाच्या, या आपण मानत नाही. त्यामुळे इतर सगळ्यांसाठीच हा कार्यक्रम येते. 10% 90%चं उदाहरण दिलेलं तुम्ही होतं का त्यावेळेला? हां, त्यामुळं आपण 10% साठी कुठलेही काम नाही करत आहे, 90% साठीच करतोय. हे बघा, सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की आपली ड्युअल पर्सनॅलिटी क्रिएट झालेली आहे. मी भारताचा नागरिक आणि मी RSSचा कार्यकर्ता, मी भारताचा नागरिक आणि मी कुठल्या तरी चळवळीचा सदस्य. तर आपलं असं म्हणणं आहे की तुझं ती चळवळ चालली आणि ती चळवळीपाशी चळवळ करत राहा. ठीक आहे. इथं चळवळीचा सदस्य किंवा इथे एका संघटनेचा सदस्य म्हणून येऊ नकोस, इथे भारताचा नागरिक म्हणून ये. आणि भारताचा नागरिक म्हणून संविधानानुसार म्हणजे भारताचा नागरिक आहे म्हणून संविधान आहे, संविधानात तीच तुझी ओळख आहे. तर भारताचा नागरिक म्हणून जे जे करायला पाहिजे ते इथे करायचं आहे. ठीक आहे. इथे तू असं आहे की थोडंच आहे की इथे आलास म्हणजे तू हे खाल्लं नाही पाहिजे, ते खाल्लं नाही पाहिजे, तू हे वागलं नाही पाहिजे, ते वागलं काही नाही. हा, पण इथे येशील तर भारताचा नागरिक म्हणून जे कॉमन ज्या गोष्टी आहेत त्याचा सगळ्याचा स्वीकार आहे तुला. इथे तू काहीतरी तिथले फंडे काहीतरी एक्स्ट्रा जे आहेत जे याला कॉन्ट्रॅडिक्ट करणार आहेत ते इथे नाही चालणार आहेत. एवढाच विषय आहे. म्हणजे तू इथं कमळ घेऊन, तू पंजा घेऊन इथं हे घेऊन येऊ नकोस आणि म्हणजे ते डोक्यात घेऊन येऊ नकोस. ते बाजूला घरी ठेव आणि इथे हम भारत के लोक ही आयडेंटिटी घेऊन ये.
ठीक आहे, नाहीतर हा कोणाचा कुठल्या जातीचा बाबा, मग तू इथं कसा बसलास, मग मी बाजूला बसतो, हे असले घेऊन आलास तू उद्या, तुझं शिक्षण किती, तू कुठल्या प्रांतातला, हे सगळं सुरू होतं ना, हा भारताचा नागरिक नाहीये. ही अवस्था जी आहे त्या व्यवस्थेत ही भारताची नागरिक. बघा, मगाशी आपण सांगितलं होतं, आपण तो चार्ट दाखवला होता. 2 मुद्दे आपल्याला समजून घ्यायचे की ज्याला आपण सर्वोच्च मानले आता संविधानाला, तर खरंच संविधानामध्ये 75 वर्ष आपल्याला जगता आलंय का, म्हणजे जे लिहिलंय तिथपर्यंत आपण पोहोचलोय का, तर त्याचं उत्तर नाहीये. आणि ज्याला आपण लोकशाही म्हणतो की जगातली कितव्या नंबरची म्हणता येईल लोकशाही अपनी भारत की, कौन से नंबर पे ये डेमोक्रेसी भारत की दुनिया में बोलते हैं ना वैसा, सबसे बड़ी है. हाँ, सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी. जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही आपण असं म्हणतो, तर खरंच लोकशाहीमध्ये आपण जगतोय का? आपले 4 वर्ष तर आमचा अनुभव नाही, मी त्याला मोगलाई म्हणतोय उलट, तर असं तर शक्यच नाही होऊ शकत. त्यामुळं जर ह्या दोन्ही गोष्टींची चव आपल्याला घ्यायची असेल की संविधानात, कारण नाव आपण आयुष्यभर वापरतोय संविधान संविधान, पण त्याच्यामधल्या ज्या गोष्टी नक्की काय लिहिलेल्या आहेत त्या आपल्यापर्यंत पोहोचल्यात का, आणि कोण पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करतंय का, नुसतंच नाव वापरलं जाते पण पोहोचवण्याचा प्रयत्न कोणच करत नाही. आणि जगण्याचं तर खूप लांबची गोष्ट राहिली अजून, तर ते आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. असा पण विषय असायला पाहिजे ना की संविधानाला समजून घेऊ नक्की काय आहे ते, असं व्हायला पाहिजे नाही का. आणि लोकशाहीला पण समजून घेतलं पाहिजे. आपण म्हणतोय की ही पार्टिक्रसी आहे, म्हणजे पार्ट्यांनी चालवलेली देश आहे हा, अलग अलग पक्षतंत्र आहे. लोकतंत्र हे नाहीच आहे हे लोकतंत्र. त्यामुळे लोकतंत्र काय आहे ते समजून घ्यावं लागेल आपल्याला. तर त्या दोन्ही गोष्टी आपल्या कामाचा भाग आहे, संविधानाची अंमलबजावणी आणि लोकशाहीप्रमाणे कार्य, दोन्ही गोष्टी. आता सर, या 8 दिवसामध्ये 2 ठिकाणी बलात्कार झाले महिलांवर. माझी बोलता बोलता त्याने विषय घेतले की महिलांसाठी असं काही करू शकतो का आपण, नाही का. आता त्या बघा, बघता बघता या वीकमध्ये 2 वेळा बलात्कार झाले किंवा काही वरती अत्याचार झाले. कलकत्ता साईडला, लोकल डाऊन साईडला पण येतो विषय झाला, नाही का. तर आपण पक्षमुक्त भारत या माध्यमातून स्थानिक किंवा कलेक्टरला आपण त्यांना जाऊन आपण निवेदन किंवा काय बोलू शकतो का, सांगू शकतो का. हे बघा, वैयक्तिकरित्या तुम्ही काय करावं याच्याबद्दल पार्टीलेस इंडिया काही म्हणत नाहीये, तुम्ही करू शकता, त्याला काही निर्बंध वगैरे नाहीये. पार्टीलेस इंडियाचा फोकस फार क्लिअर आहे. काय क्लिअर आहे की आता तुम्ही निवेदन देऊ शकता, तिथे जाऊन विनंत्या करू शकता, बाहेर जाऊन तुम्ही प्रोटेस्ट करू शकता, मागण्या हमारी मागे पुरी करो हे 75 वर्ष केलं. त्यात ते मागण्या पूर्ण करा नंतर पोलीस येतात, लाठीचार्ज करतात, सगळं ते सहन करायचं, सगळं अंग सुजवून घ्यायचं वगैरे, हे सगळे खेळ आपण परत परत केले वेगळ्या कारणांसाठी. हे अपेक्षितच नाही संविधानानुसार. अपेक्षित हे काय आहे मला एक सांगा. साधारणतः तुम्ही मालक आहात, तुमच्या घरी नोकर आहे आणि नोकराला तुम्ही मागणी करता का, प्लीज म्हणजे हे करून द्याल का प्लीज, मी वाट बघतो, आणि तो म्हणतो की मला जमेल तर करेन, असं आहे का. आपण काय करतो, ऑर्डर सोडतो. ठीक आहे, आपण ऑर्डर सोडायला पाहिजे, न्यायालयाला सुद्धा, विधानतंत्राला सुद्धा, प्रशासन तंत्राला सुद्धा. ते सेवक आहेत, आपण त्यांच्याकडून याचना का करतोय. त्याचं कारण आहे की आपल्याकडे स्टॅच्युटरी पॉवर्स, कायदेशीर कानूनी पॉवर्स ज्या आपण कुणाला देऊही शकत नाही, ते आपण आपल्यामध्ये असा भ्रम झालाय की आपण ते दिलेले आहे त्यांना. जेव्हा एखादा उमेदवार निवडून येतो, प्रतिनिधी झाला की तो आपले कायदे करण्यासाठी मोकळा झाला, त्याला अधिकार दिला आपण, असं आपण समजतो आणि तो समज तोही करून घेतोय ना. संविधानानुसार आपण त्याला अधिकार देऊ शकतो, तो अधिकार आपलाच आहे आणि आपलाच राहू शकतो ना, त्याला घेता येतो. आपण त्यांना लॉ मेकर्स म्हणून टाकलं, एमपीज ना आपण लॉ मेकर्स म्हटलं, ते लॉ मेकर्स नाहीये संविधानानुसार. लॉ मेकिंग अधिकार आपला आहे, पण आपण तो एक्सरसाइज करत नाही, वापरतच नाही. ते वापरता त्याला विरोधही करत नाही, कारण अज्ञान आहे. आणि त्याच्यातून या वेगळ्या गोष्टींवरती काय व्यवस्था असायला पाहिजे, काय नाही, तर याच्यावरती तेवढ्या मलमपट्टीचे सगळे उपाय करत बसलो, जे कामाचे नाहीये.
जर मला शिक्षणातूनच प्रॉब्लेम होत असतील, मला एक विवेकच जागृत होत नसेल, तर मी बलात्कार करणार आहे. जोपर्यंत मुली 4-5 मुली आहे किंवा कोणीतरी तिच्या पुरुष असेल कोणीतरी असेल, तोपर्यंत मला थोडासा भीती वाटते. पण एकटी असेल आणि आम्ही तिघी मित्र आणि परत प्यायलो असू, रात्र असेल, तर आम्ही का सोडू तिला? का सोडू म्हणजे कारण आमच्यात विवेक नावाची गोष्ट तयार झाली नाहीये. कारण आम्हाला सांगितलं 10वी पास हो, 12वी पास हो, कसाही हो, कॉप्या कर, काही कर, जुगाड कर, पण तिथं पैकीच्या पैकी मार्ग मिळव का जास्तीच्या तिथे जा वरती, म्हणजे तुला बाकीच्यांना ढकलता येईल खाली. खेकड्याच्या जातीचे आहेत आपण सगळे, बरोबर ना? तर हे जे आहे, आणि शहरात जास्त आहे ते प्रमाण, बाकीच्यांना खड्ड्यात घाल आणि तू वर ये. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था आपण एक्सक्लुझिव्हिटीवरती आधारित केलेली आहे. जास्तीत जास्त लोक एक इयत्तांमध्ये गळत जातात. गळले की ते स्वतःची आपली एवढीच लायकी असं समजतात आणि वर गेलेल्याला घाबरत भीतीयुक्त आदर म्हणे, तर तो चालतो. आणि वरती जे राहतात ते बोटावर म्हणून नाहीत की मंडळी, ते रुबाब करतात. मग तू काही कर, पण रुबाब करता आला पाहिजे, तिथे पोच. हे जे आहे ना, हे जी मानसिकता आहे ना, मी एक उदाहरण देतो. एक अतिशय नावाजलेली, अतिशय आपण ज्याला खूप भारी म्हणतो अशी शाळा आहे पुण्यातली, नाव नाही घेत, तुम्हाला लक्षात येईल. त्या शाळेचं तत्वज्ञान हे आहे की ही सगळी मंडळी आहेत ना, यातला बेस्ट कोण आहे ना, त्याला आम्ही उचलतो आणि त्याचं बेस्ट म्हणून आम्ही त्याचं लोणी काढून घेतो. म्हणजे त्याला त्याला त्याचे पैलू पाडतो की तो म्हणजे एकदम बेस्ट, जगात बेस्ट नावाजल या धर्तीवरती काम करतात. जिज्ञासामध्ये आम्ही म्हणतो की तुम्ही जे सगळे आहात तुमच्यातला बेस्ट नाही, प्रत्येकातलं बेस्टत्व काय आहे ते त्याला ओळखायला सांगू, त्याचा परिचय करायला, तो शोध घेऊ देत त्याला. आणि माझ्यातलं सगळ्यात भारी पण काय आहे हे मी ओळखलं तर मी ते लोकांसाठी, स्वतःसाठी वापरतो. आता यामध्ये इन्क्लुझिव्हिटी येते, त्यात एक्सक्लुझिव्हिटी येते. आपला संपूर्ण तंत्र आता एक्सक्लुझिव्हिटीवर आधारित आहे. जो मनुष्य एक्सक्लुझिव्हिटीवर आधारित अशा पद्धतीने पद मिळवत गेलेला आहे, IAS कसा होतो माणूस, सगळ्यांना खाली खेचून मग वरती गेलाय, मग त्याची मानसिकता तिथे गेल्यानंतर बदलेल का? उलटी होईल का? की सगळ्यांचा विचार केला पाहिजे, सगळ्यांचं कल्याण केलं. म्हणजे प्रश्न कुठे आहे? बलात्कार आणि हे सगळे जे प्रश्न आहेत, चोरी करणं, वाईट संगीला, या प्रश्नांची उत्तरं प्राथमिक शिक्षणात आहेत. तिथंच क्लॅरिटी नाही. मला नक्की हवं तरी काय आहे, माझी इच्छा तरी काय आहे. अरे कर रे बलात्कार, काय हिरोगिरी, त्याला हिरोगिरी करायची आहे, काहीतरी करून दाखवायचंय, पौरुषत्व दाखवायचंय. मित्र म्हणतात ते करून दाखव, एका वेळी 3 सिगरेटी ओढून दाखव, मग तुला मानलं. या पैसा लागतात कशा? विवेक कुठे जागृत केला आम्ही? विवेक जागृत करण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण नाही. शिक्षण उलट असं चाललंय की तू बावळट बन, जपमाळ घे आणि करत राहा. बधीर होऊन जातो तो विवेकी होत नाही. त्याच्यासमोर प्रश्न असतात. गुरुला प्रश्न कसं करायचे ही शिकवण मिळते. गुरुला प्रश्न नाही करणार तर कुणाला प्रश्न करणार आहेस? तुझ्या प्रश्नांना, जे मनात आलेले प्रश्न आहेत त्याचे शोध घेण्यासाठी, तुला सीख करण्यासाठी तुला काहीतरी करावं लागेल. ते हे प्रश्न नाही विचारायचे मोठ्यांना. मग तो आयुष्यभर प्रश्न विचारायला घाबरतो. तो पोलिसांना घाबरतो प्रश्न विचारायला, तो वकिलांना घाबरतो प्रश्न विचारायला, तो डॉक्टरांना घाबरतो प्रश्न विचारायला. ते काय नाही विचारलं नाही डॉक्टरला, तुम्ही हे वॅक्सिन देताय कशासाठी देताय, तुम्ही अभ्यास केलाय का, तुम्ही बघितलं का व्हायरसचं अस्तित्व आहे की नाही, कुणी विचारलं नाही. शिक्षणातून जे प्रश्न विचारण्याचं जे तुम्हाला शिक्षण मिळतं त्यातून तुमचा कणा तयार होतो. खऱ्या प्रश्नाचं उत्तर तिथे आहे. बलात्कारावरती म्हणा की असे सगळ्या प्रश्नांवरती उत्तर 1 मिनिटात, 1 तासात, 1 वर्षात, 1-2 वर्षात मिळणार नाहीये. एका पिढीला काम करावं लागेल. विवेकी जनता डेव्हलप करायला, विवेकी व्यक्ती डेव्हलप करावे लागेल, तेव्हाच होणार आहे प्रश्न क्लिअर. तो बलात्कार एकच आहे, ज्याने बलात्कार केलाय त्याच्यानंतर त्याला 1 वर्षभरानंतर जाऊन विचारलं
शिक्षा झालेली आहे समजायला, की बाबा तुला बलात्कार करून झाल्यानंतर तुला काय नक्की मिळालं रे? पण तो माझं डोकं फिरलं, कशाला उद्योग केला मी काय मिळालं हेच कळलं नाही, कशाच्या भरात मी ते केलं हे मला कळलं नाही. तोही बिचारा दिशाहीन आहे, त्यालाही माहित नाही कशासाठी आपण काय करतोय. मग हे शिक्षणाचाच विषय नाही का? हा ठीक आहे, बोलायचंय? हा येस. प्रश्न असा आहे की हम पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पक्षमुक्त भारत, एक संगठन हो या संस्था हो या ये एक विचार विमर्श कर रहे हम चलाते आए पिछले कई सालों से. मेरा ये प्रश्न है कि अगर पार्टी ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं और संवैधानिक है, तो हमने इसके अगेंस्ट में अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर पार्टी इलीगल है, पार्टी शब्द इलीगल है, तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कौन सी भी पार्टी हो, तो इनके अगेंस्ट में हमें आगे जाना चाहिए था. अगर नहीं गए तो अभी हम जाएंगे. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सारी जो उलझने या सारे विवाद जो है ये इसकी ही जड़ है. तो अगर ये जड़ हम उखड़ सकते हैं तो कैसे और क्यों नहीं अब तक इस पर हमने ध्यान दिया? जी देखिए, आपका सवाल ये है कि अगर ये पार्टीलेस आज हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने पहले ये बात क्यों नहीं की, और अगर संवैधानिक है तो हमने देश के न्यायतंत्र में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को पहले हमने क्यों उठाया नहीं, या उतने बड़े लेवल पर हमने क्यों कभी कहीं पर भी उठा नहीं पाए इसको. तो देखिए, इसके जवाब में कुछ 2-3 बातें करनी पड़ेगी. एक तो ये कि इसको शुरुआत से ही बार बार उठाया गया है, ऐसा नहीं है कि इसको पहले किसी ने उठाया नहीं है, बार बार उठाया है और एकदम शुरुआत से उठाया है. 1952 में जब हमारे पहले चुनाव हुए थे तो उसमें चुने जाने वाले अपक्षों की संख्या इस वक्त तो मुझे याद नहीं पड़ रही है, लेकिन वो संख्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस वक्त के मानने वाले जो थे वो तो उनकी मान्यता तो यही थी कि भाई लोकतंत्र हमें मिला है, यही मान्यता थी. तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम उस ट्रांजिशन को भी समझेंगे जो ट्रांजिशन हुआ, यानी कि साम्राज्यवाद से निकल करके और रियासतों से निकल करके, वो एक ही समय में जो हमारी आज़ादी के पहले जो भारतीय प्रदेश था, वो भारतीय प्रदेश वास्तव में आज ये जो देश है वो नहीं था. यानी ज्योग्राफिकली आज हमारे देश का जो नक्शा है वो 1947 के पहले नहीं था. ये देश का नक्शा जो हमें आज मिला है ये 1947 के बाद ही ये धीरे धीरे तय हुआ है. सबसे पहले 1947 में ये तय हुआ कि इस प्रदेश में ब्रिटिश इंडिया के प्रदेश को मिला करके ब्रिटिश इंडिया के जितना एरिया है उसको और 562 रियासतों को मिला करके फिर उसके 2 देश बना दिए जाएंगे. तो 2 देश बना दिए गए, एक पाकिस्तान और एक भारत हैं. तो इस तरह से उस ट्रांजिशन को हमें समझना होगा. वो ट्रांजिशन की जरूरत क्यों खड़ी हुई और क्या सिर्फ हमें भारतवासियों को ही वो जरूरत खड़ी हुई थी क्या गुलामी से निकलने की? तो वो जो गुलामी थी वो गुलामी सिर्फ साम्राज्यवाद की गुलामी नहीं थी. उस वक्त जो भारतीय प्रदेश में लोग बसते थे, हम जैसे जो सारे लोग ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं वो अंग्रेजों की डायरेक्ट गुलामी को भोग रहे थे, और जो रियासतों में रहने वाले लोग थे वो उन राजाओं की गुलामी को भोग रहे थे. तो गुलामी तो कोई भी अच्छी नहीं थी.
तो उस टाइम जो इंडियन लीडरशिप थी इस भारतीय प्रदेश के लोगों का, जो लोग मार्गदर्शन कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया और अपार्ट फ्रॉम ये प्रिंसली स्टेट्स, बराबर, ये जो रियासतें थी, तो उस टाइम की जो हमारी लीडरशिप थी उन्होंने ये डिमांड की थी, और ये डिमांड सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं हुई थी। उन लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा किया कि भाई बोलो कि भाई हमें आजाद होना है, हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए। तो ये सिर्फ हमने ही कहना शुरू किया था ऐसा नहीं, दुनिया में बहुत सारे देशों में ये कहना शुरू हुआ था। अब क्यों कहना शुरू हुआ था? क्योंकि उस वक्त पिछले 500-800 सालों से दुनिया में साम्राज्यवाद चल रहा था, इंपीरियलिज्म, यानी दुनिया के जो ताकतवर देश हैं, ब्रिटेन भी हैं, फ्रांस भी हैं, जर्मनी है, पोर्टुगल है, इटाली है, इन सभी लोगों ने दुनिया के अलग अलग छोटे मोटे देशों को, अफ्रीकन देशों को इस तरह से गुलाम बनाना शुरू किया था। और इसी गुलामी वाले साम्राज्यवाद का इतिहास ही है अमेरिका का जन्म। अमेरिका का जन्म भी वहीं से हुआ कि वहाँ के जो बासिंदे थे रेड इंडियन, ये तो वहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन बाहर से लोग आए, यूरोपियंस आए, बाद में तो सारा कॉस्मोपॉलिटन ये हुआ। तो आज इस तरह से अमेरिका जो है वो बाहर के लोगों से भरा पड़ा है पूरा का पूरा। तो फिर हम इस तरफ की बात को आते हैं, ट्रांजिशन। जी बिल्कुल, हम कोर्ट में जाने वाले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। उसी बात को मैं यहाँ कह रहा हूँ, और उसी चीज को थोड़ा 5 मिनट लगेगा, लेकिन हम इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैधानिक तरीके से जो ट्रांजिशन हुआ वो क्या हुआ। उस समय पूरी दुनिया में ये साम्राज्यवाद के खिलाफ हर कोई देश के लोग, हर प्रदेश के लोग उठ खड़े हुए थे, और इसी के चलते पहला विश्व युद्ध भी हुआ 1914 से 1919 तक, और उसके बाद फिर 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। दूसरा विश्व युद्ध पूरा होने तक यहाँ पर हमारे यहाँ ब्रिटेन के साथ हमारी ये बातचीत तय हो चुकी थी कि भाई जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो आपको सेल्फ रूल दे दिया जाएगा। तो ये जो संवैधानिक बाबत है उसी को मैं बता रहा हूँ। तो ये वहां तक बातें हुई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से आप लोगों को, भारत के लोगों को सेल्फ रूल दे दिया जाएगा, आपको आजाद कर दिया जाएगा, और आप एक तरीके से आप लोग जो स्वराज बोल रहे हो वो स्वराज आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए, स्वराज की हमारी जो कल्पना थी, स्वाधीनता की हमारी कल्पना थी, वो हम सभी इस बात को समझ सकते हैं कि हमें इस वक्त जो मिला हुआ है वर्तमान में दल तंत्र यानी पार्टी तंत्र, तो ये पार्टी तंत्र कभी भी हमारे सपनों का स्वराज नहीं हो सकता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हमारे भगत सिंह ने ऐसा सोचा हो कि ना ये देश आजाद होगा फिर ये पार्टियां वाला पार्टी बना करके लूटेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, ना तो गांधी ने कभी सोचा होगा, ना तो उस वक्त जो हमारे लिए स्वराज की बात कर रहे थे उनकी सोच में तो यही था कि भाई इस देश के लोग ही देश को चलाएंगे। तो बात तो वही हुई थी कि भाई देश के लोग ही देश को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, पूरे ट्रांजिशन की बात हुई, 4 लोगों में ये बात हुई, और उसके लिए सब कुछ तय किया गया। जो 4 लोग कौन थे उसको हमें बराबर से अच्छी तरह से समझना चाहिए। 4 लोग मतलब 4 ग्रुप। नंबर 1 था ब्रिटिश इंडिया, ये एक ग्रुप था जिसका इस भारतीय प्रदेश में करीब 60% डायरेक्ट रूल था, 60%
डोमिनियन के ऊपर उनका डायरेक्ट रूल था, और 40% पर इनडायरेक्टली, मतलब रियासतें जो थी वो ही मालिक थी, लेकिन वो इनडायरेक्टली अंग्रेजों की गुलाम थी सारी रियासतें। तो एक तो थे ब्रिटिश इंडिया यानी अंग्रेज, और दूसरे थे हमारे राजा महाराजा, बराबर 562 राजा महाराजा, ये दूसरे। तीसरे थे उस वक्त की हमारी इंडियन लीडरशिप, हमारे भारत के नेता जो दोनों जगह पे काम कर रहे थे, और चौथे थे हम यानी हम भारत के लोग जो इन दोनों जगह में रहते थे, हैं, जो बाद में 2 देशों में बट गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, हमारा बंटवारा हो गया, कुछ पाकिस्तान चले गए, आज हम कुछ लोग भारत के साथ हैं। तो जब ये बात हुई थी कि भाई आपको आज़ादी दे दी जाएगी, आपको सेल्फ रूल दे दिया जाएगा, तो बात ये तय हुआ कि ये ट्रांजिशन कैसे होगा। तो देखिए उसका तरीका भी तय हुआ। एक तो ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट तय हुआ, 4000 पन्नों से ज़्यादा। हम में से सभी ये जानते हैं कि वो अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और हमारे पहले जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों के बीच ये करार साइन हुआ था, बराबर। पहले पीएम जो थे वो चुनाव के द्वारा नहीं हुए थे, वो इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो पीएम थे, मतलब तब तक चुनाव नहीं हुए थे, वो काल था 47 से 52 का, बराबर। तो इस चीजों को हमें समझना है कि भाई एक तो उनको पीएम बना दिया गया था इस ट्रांजिशन के लिए, और बात ये हुई थी कि अभी संविधान बन रहा है, जब तक संविधान बन के तैयार हो जाएगा तो 1952 में शायद चुनाव करवा दिए जाएंगे, और उस चुनाव के द्वारा लोगों के उम्मीदवार पा लिए जाएंगे, और लोगों के उम्मीदवार जो हैं वे ही सरकार बनाएंगे, और इस तरह से सरकार चलाई जाएगी। तो ये चारों के बीच बिल्कुल स्पष्ट था, चारों ने हाँ कहा था, ब्रिटिश अंग्रेजों ने हाँ कहा, राजा ने भी हाँ कहा, राजा ने तो अपने राज्य भी दे दिए कि हाँ भाई मिला दो, 2 देश बना दो, और इंडियन लीडरशिप ने भी हाँ कहा। वो पार्टियों के लोग थे उस समय, जो गुलाम भारत में पार्टियां चल रही थी उनके लोग थे। उस टाइम तो पूरे भारत में चुनाव भी नहीं होते थे, तो ये कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस है वो तो 1885 में बनाई गई है। तो उस टाइम आप ये समझ लें कि भाई ऐसा तय हुआ कि ये आज़ादी है, ये आज़ादी, ये समझ लीजिए कि विनायक जी हैं वो रियासत हैं, आप मान लीजिए ये रियासत हैं और मैं अंग्रेज हूं, तो इनकी रियासतों को मेरे में मिला दिया गया, मेरी जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें मिला दिया गया, इन्होंने दे दिया अपनी रियासत। अब जो है कंट्रोल सारा आ गया मेरे पास, अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने तय किया कि हाँ अभी हम आपको आजादी दे रहे हैं, बराबर। तो किरण भाई जरा खड़े हो जाना। तो ये किरण भाई जो हैं यहां जाइए। अब किरण भाई जो है ना, ये भारत के लोग हैं, हम 4 लोग हैं, मैंने बताया। ये रियासतें हैं, मैं अंग्रेज हूं, इन्होंने मिला दिया, मेरे पास आ गया कंट्रोल मेरे पास। हमारे चारों के बीच में ये तय हुआ कि ये स्वराज भारत के लोगों को दिया जाएगा। ये भारत के लोग हैं, और ये जो हैं सचिन जी, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस वक्त की, जो गुलामी के काल से पहले से चली आ रही थी। तो अब देखिए क्या होता है। उस समय 1947 में जैसे ही मैं ये स्वराज देने को करता हूं कि भैया भारत के लोग आप ले लो, आपका स्वराज आपको दिया, संविधान के अनुसार आप देश को चलाओ, चुनाव करवाओ, लोगों के प्रतिनिधि को चुनो, उसी से सरकार बनाओ, ये लो मैं दे रहा हूं आपको, ये आजादी। हाँ, ये मान लीजिए ना। तो ये है आजादी।
मैं दे रहा हूं इस आजादी को, ये भारत के लोगों को, कि भाई अब तो सारा कंट्रोल मेरे पास है, रियासतों का मैंने ले लिया, अब रास्ता निकालने के लिए मैं भारत के लोगों को दे रहा हूं। तो इनको जब मैंने देने का किया, मैं दे रहा हूं, मैं ही आपका गार्डियन हूँ। हाँ, मैं रख देता हूँ, आप हाँ, निश्चिंत रहिए, मैंने देने का किया, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन बीच में कौन आ गए? बीच में आ गए पॉलिटिकल पार्टी। उनके पास ये आजादी पहुंचा नहीं, उसके पहले उनको बता दिया गया कि भाई आप बैठ जाओ, क्योंकि आप 15-16% पढ़े लिखे हो, क्योंकि उस टाइम आपकी लिटरेसी नहीं थी, तो आपको तो बैठा दिया गया और आपको ये कहा गया कि भाई आप कैसे चलाओगे इतने बड़े देश को। अब इन्होंने कह दिया, पॉलिटिकल पार्टियों ने, कि भाई सारा अनुभव हमारे पास है, तो अंग्रेजों ने तो दे दिया, अंग्रेजों ने तो दे दिया, उनको देना था, उनको तो दे करके निकलना था, तो वो तो दे करके निकल गए, संविधान में सारा कुछ किया। अब मिलना था इनको, और बिल्कुल इनकी कंसेंट से हमने ले लिया, और इनके कंसेंट से ले लिया। चलिए ये एक बात हुई, आप लोगों ने समझ लिया। तो आज वो स्थिति ऐसी है कि आज ये तो ना इनकी लिटरेसी 15-16% नहीं है, आज इनकी लिटरेसी है 74%। और आज ये पहले जितना समझते थे इस पॉलिटिकल बातों को, उससे आज ये बहुत ज्यादा समझते हैं। तो आज की सिचुएशन जो है बिल्कुल अलग है। फिर भी इन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। जब इनको दिया तो इन्होंने हाँ देखिए, इन्होंने जो पेमेंट किया भारत के लोगों ने, वो तो भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ के, गांधी ने गोली खा करके जो पेमेंट किया, वो वास्तविकता में पेमेंट किया घोड़े का। घोड़ा होता है ना, घोड़ा, तो पेमेंट किया भारत के लोगों ने, उन क्रांतिकारियों ने, घोड़े का। लेकिन इन्होंने गधा सामने रख दिया, क्योंकि उन्होंने तो कभी घोड़ा देखा नहीं था। उन्होंने पैसा ले लिया घोड़े का, दे दिया गधा, और उनको बताया गया कि यही है घोड़ा, अब इसके ऊपर आप चढ़ो और सारे गांव में इतराते फिरो और ये कहो कि मैं घोड़सवारी कर रहा हूं। अभी ये दौड़ रहे हैं, सारे गांव को बता रहे हैं कि मैं घोड़सवारी कर रहा हूं, वास्तव में वो गधेसवारी कर रहे हैं, घोड़सवारी नहीं कर रहे हैं। बराबर। तो ये तो दुनिया में हर जगह हमेशा होता आया है, ये इस उत्क्रांति में हमेशा होता है कि वे लोग हमेशा चिट कर लेते हैं कॉमन मैन को, और कॉमन मैन हमेशा चला जाता है, उसके साथ हमेशा चीटिंग होती है। अब इस बार की चीटिंग के लिए, क्योंकि विनायक जी ने मुझे फिर कहा कि भालू की बात आपको बतानी चाहिए, बस तो उससे पहले उनका जो सवाल था, हाँ वही सवाल कमीशन में भी गए थे, और वो जो है हाँ, उसको भी मैं थोड़ा एडवोकेट शिंदे की भी बात को पूरा करता हूँ। देखिए, एक तो जेपी जयप्रकाश नारायण ने भी पार्टीलेस एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी दल विहीन राज्य व्यवस्था की बात उठाई थी, लेकिन आज से पहले किसी ने इस तरह से ये बात को उठाया नहीं। उस समय 70s में सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने तो ये बात कही थी बड़े जोर शोर से, पटना के गांधी मैदान को पूरा भर दिया था और दल विहीन राज्य व्यवस्था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। लेकिन ये संपूर्ण क्रांति ऐसे ही जैसे हमारा अन्ना आंदोलन हुआ दिल्ली में, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान को भर दिया गया 12-13 दिनों के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ भी नहीं था। हम किसी की भी टीका नहीं कर सकते, ना तो हम जेपी की टीका कर सकते हैं, ना तो हम अन्ना जी की टीका कर सकते हैं। लेकिन जो हुआ अभी इस वक्त, हम उससे 2 कदम आगे बढ़ करके ये अपना कंसेप्ट हम यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ रखते हुए देखिए, उसके पहले भी शिंदे जी
प्रयत्न तो हुए हैं बहुत सारे, और कोर्टों में भी वो प्रयत्न गए भी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हर बार इलेक्शन कमीशन की तरफ उन पिटिशनरों को भेज दिया। क्या बोला कि भाई ये इलेक्शन की बात है तो आप जाइए, जो भी हैं संविधान में आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की इसकी जिम्मेवारी है, और आर्टिकल 329 के तहत हम चुनाव की बातों को यहाँ हम नहीं सुन सकते। ऑटोनोमस है। हाँ, ऑटोनोमस है इलेक्शन कमीशन। हाँ, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त तंत्र है, तो आप वहां चले जाइए, ऐसा कह के बार बार जो है, जो लोग वहां गए थे उनको बार बार जो है वो मोड़ दिया इलेक्शन कमीशन की तरफ। अब हम लोग इस वक्त जो है उसका प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। एक मैंडेमस टाइप की पिटीशन हुआ करती है, ये PIL में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक मैंडेमस हुआ करती है। मैंडेमस यानी सुप्रीम ऑर्डर। तो हम ऐसे एक मैंडेमस की पिटीशन को भी तैयार कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट सिंधे भी साथ में हैं। हम लोग इसके लिए ऑनलाइन सारा कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले हैं और हम एक मैंडेमस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करने वाले हैं कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन, जिसको कि आपने 89 में किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको आप तुरंत ही कैंसिल करवा दो उस रजिस्ट्रेशन को, ताकि पार्टियां तो रहेगी लेकिन अनरजिस्टर्ड रहेगी। तो ये एक काम करवाना है, और फिर आगे के इलेक्शन कैसे किए जाएंगे वो भी पार्टीलेस इंडिया की जो सारी बातें हैं वो भी हम वहाँ रखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी वो भालू वाला जो है वो बताइए, लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद वो भालू वाला वो आ जाएगा, और उसके बाद हम आगे क्या करना है आज के, हाँ, क्योंकि 6 बजने को आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल समय हो रहा है, थोड़ी सी बात जल्दी करते हैं जी। उसके पहले जो आपका जो क्वेश्चन था रेप वाला, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं एक बात ऐड करना चाहता था कि ऐसी जो घटनाएं होती है इस तरीके से, तो वैसे तो रेप अगर हो गया है तो प्रशासन है, प्रशासन अपना अपना काम करेगा ही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसमें खुद आ जाती है। एक आ जाती है, उसका विपक्ष भी आ जाता है, विरोधी पक्ष भी आ जाता है, और फिर वो जो मुद्दा, मेन मुद्दा और मेन जो लोग है ना, वो गायब हो जाते हैं, और ये दोनों शुरू हो जाते हैं, और इनके कार्यकर्ता शुरू हो जाते हैं, और फिर आम जनता इनको देखना शुरू करती है कि इसका क्या कहना है, उसका, और फिर मीडिया में भी उसके डिबेट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जो बातें होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस है, और ये डिस्ट्रैक्शन किस तरीके के डिस्ट्रैक्शन है, इसके बारे में जो अशोक भाई हमेशा एक कहानी बताते हैं या किस्सा बताते हैं, उसको सुनिए। जी। ये डिस्ट्रैक्शन यानी आपका ध्यान हटाने का काम, तो वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा ये एजेंडा रहता है, ये तो हम लोग मोर और लेस सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। उसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। ये डिस्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूं। देखिए, पार्टी का मतलब है कि हाईकमांड के कुछ लोग, अब हमारी बीजेपी की पार्टी है तो कुछ लोगों में आप मान लीजिए कि एक नरेंद्र भाई मोदी है, एक अमित शाह है, और भी कोई एक राजनाथ सिंह या कोई और समझ लीजिए। तो हम जैसे 3 लोग अगर कोई पार्टी में हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये मैंने अपनी जवानी के दिनों में, मैं उड़ीसा रहता था, तो उड़ीसा के जंगल में मुझे भालू के बारे में एक बात पता चली कि भालू जो है जंगल में बहुत खतरनाक प्राणी हुआ करता है, और वो भालू
जब इंसान से सामना हो जाता है तो वो दो पैरों पे खड़ा होकर के सीधा जो है उसके जो नाखून होते हैं सीधा मुंह पे मारता है, दो पैर पे खड़ा हो जाता है, सीधा मुंह पे मारता है। अगर बीच में मार दिया तो दोनों आंख निकाल लेता है, और अगर एक तरफ लग गया तो एक आंख निकल जाएगी। ऐसा एक केस मैंने देखा भी था कि जिसको एक तरफ से आंख निकाल ली थी भालू ने, उसको बिल्कुल एकदम खून निकलते हुए हमने देखा था, वही जंगल के रास्ते में। तब हमने कुछ लोगों से पूछा था कि भाई इनसे अगर बचना हो भालू से तो क्या करना है, तो उन्होंने हमें बताया था कि भालू से बचना है तो आपको एक ही काम करना है। ये भालू जो है ना, ये बड़ा ही वैसे तो मूर्ख प्राणी होता है, इसको ये गंध से चलता है, स्मेल से, और बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होती। जब ये दौड़ता है तो नीचे की ओर देख करके भागता है। तो इससे अगर बचना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई जैसे ही भालू आपके सामने आए तो पहले तो उल्टा मुड़ के दौड़िए, उल्टा मुड़ के दौड़िए, तुरंत उल्टे हो जाइए, क्योंकि वो सीधा आपके मुंह पे पंजा मारेगा। वो जब तक खड़ा हो साइमल्टेनियसली आपको मुड़ करके भागना है, और जैसे ही आप मुड़ करके भागेंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि अगर आपके कपार पे अगर कोई टोपी वोपी है, कैप है, कोई गमछा बांध रखा, कुछ भी है, पगड़ी है, तो आप तुरंत निकाल के उसके रास्ते में जैसे उल्टे दौड़ो ना, पहले फेंक दो। तो भालू जो है ना तुरंत, वो तो चार पैर से चलेगा तो नीचे दौड़ के चलेगा, तुरंत वो सबसे पहले आपकी पगड़ी में आपको खोजेगा। वो मूर्ख है इसलिए वो ज्यादा समय आपको खोजेगा, वो तुरंत आपकी चालाकी को समझ नहीं पाएगा कि मेरे शिकार ने मुझे धोखा दिया है, ये नहीं समझेगा। इसलिए कुछ देर तो वो उसमें रहेगा, पगड़ी में, उसको लेकिन समझ में आ जाएगा कि बाबा इसमें तो शिकार नहीं है, तो शिकार तो आगे भाग रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ेगा। तो आपको भी होशियार होना है, सिर्फ पगड़ी से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपका गमछा है तो गमछा भी फेंको। तो वो भालू फिर दौड़ते हुए मूर्ख इतना है कि एक बार चला गया, लेकिन वो दूसरी बार भी चला जाएगा, वो अभी गमछे में आपको खोजेगा, है? तब तक आप फिर भागो। अब तीसरी बार आप ये करो, अपना कमीज निकाल के फेंक दो उसके सामने, वो भालू को टाइम लगेगा गमछे में आपको खोजने में, फिर उसको मालूम होगा अरे बाबा ये तो दोबारा धोखा दे गया, फिर दौड़ेगा। फिर आप कमीज डालो, वो तीसरी बार भी दौड़ेगा, वो चौथी बार भी दौड़ेगा, वो 50 बार दौड़ेगा, वो हमेशा दौड़ेगा, वो हमेशा धोखा खाएगा। तो हमारा पब्लिक का आलम यह है कि अगर अमित शाह कहेंगे कि नरेंद्र भाई राम मंदिर डाल दूं, बोले हाँ डाल, तो वो राम मंदिर डाल देते हैं। पब्लिक उसी में खोजती है, बराबर। भालू जैसे लोग उसी में खोजते हैं कि ना इसी में है शिकार, लेकिन वो शिकार तो आगे भाग रहा है। आगे भाग के फिर नरेंद्र भाई बोलते हैं, बोले अमित ये जम्मू कश्मीर 370 डाल दूं, बोले हाँ डाल है। तो यही हम लोगों के साथ हो रहा है। इनमें उनको एक्सपर्टाइज है, और एक का देख के दूसरे को, दूसरे का देख के तीसरे को, ये पार्टी चलाने के गुर वो लोग सीख चुके हैं। अब हम लोगों को, अगर हम भालू ही हैं, मान लिया भालू हैं, तो अब हम लोगों को एक काम करना है, वो हमारे रास्ते में कुछ भी फेंके, हमें उसको देखना नहीं, आगे बढ़ जाना है तुरंत, है छलांग मार के वो फेंकता रहे। अगर हम छलांग बाई छलांग, एवरी जंप, अगर हम दौड़ते रहें तो हम उसको पकड़ लेंगे, हम उसको छीन लेंगे, बराबर। हमें धोखा नहीं खाना है। बस ये कुछ बातें थी, तो प्राय करीब पूरी हो चुकी है बातें। और कोई सवाल है तो एक सवाल या दो सवाल ले सकते हैं। एक विचार करत होतो की
या सगळ्या प्रोग्रामचा खर्च कसा चालत असेल, काय आहे त्याच्या बाबतीत पॉलिसी, त्याचं उत्तर मग कळा. तीच पॉलिसी आपल्याला ते मतपत्रिका वगैरे करताना करायची आहे. आपण मतपत्रिका वगैरे करणार आहोत त्याच खर्च कसे लोकल लेवलवरती, आणि तो खर्च तसं बघितलं फार नाहीये. आणि जेव्हा आपण म्हणतोय की एक बूथ में जब 20-21 लोग आगे आ रहे हैं और पूरी लगन से काम कर रहे हैं, तो हमें जब वो पत्रिका का ये करना है तब एक A4 साइज में 2 या 3 वो बन जाएगी, और हमें वो एक बार ही करना है. तो हो सकता है कि 1000, 2000, 3000 के अंदर ये सब कुछ हो जाता है. तो वो हम चाहते हैं कि वो अपने अपने लेवल पे करे, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो आपके हाथ में सत्ता आने वाली है. उसका कोई हिसाब नहीं है. शोषण जो घटेगा उसका कोई हिसाब नहीं है. अभी एक 10-15 मिनट के अंदर हम एक काम करेंगे. आगे हमें क्या करना है, इमीडिएट एक्शन क्या अगर आपको यहाँ पे भी अगर एक बार अंत में कहना है कि किसी भी साथी को अगर यहाँ पर कोई डोनेशन देना है तो वो अभी भी दे सकते. आगे वाला एक्शन प्लान क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में आप 10 मिनट में बात बता दीजिए. हाँ, आप भी बताइए. नहीं, आप शुरू कीजिए. अब देखिए हमारे पार्टीलेस इंडिया के आगे वाले प्रोग्रामों में क्या है, ये भी हम लोग अब उठने से पहले तय कर लें. तो राज्यवार ये काम हम लोग कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी ये काम हो रहा है. तो सबसे पहले हमें महाराष्ट्र को अलग कर लेना है. तो महाराष्ट्र में हम सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करेंगे, और ऐसे ही अगर बंगाल वाले बंगाल की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरी भारत की बात हो जाएगी ऑटोमेटिक. बराबर. अब जो हमने 10 लेवल स्ट्रक्चर की जो बात कही कि भाई 10 टीमों के द्वारा हम अपने संगठन को बनाना, यही हमारा इस वक्त का तात्कालिक काम है, इमरजेंसी काम यही है कि हम तुरंत ही अपने संगठन को हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हर एक राज्यों में हम बनाते चले जाएं. तो 10 टीम में से जैसा कि आपने समझा है, और हमारे उस विजन डॉक्यूमेंट में भी साथियों के नाम और नंबर दिए गए हैं. तो टीम नंबर 1 वरिष्ठ मंडल बन चुका है, टीम नंबर 2 कोर टीम भी बन चुका है. आप चाहे तो किसी के साथ भी फोन में बातचीत भी शुरू कर सकते हैं कभी भी. बराबर. तो आप में से अगर किसी के पास वो सॉफ्ट कॉपी PDF इस विजन डॉक्यूमेंट की अगर नहीं है, तो आपके पास अगर नंबर है इनका, ग्रुप में डाल देंगे. हाँ, ग्रुप में भी डाल देंगे. और सभी के पास मेरे ख्याल से विनायक जी का, सचिन जी का नंबर होगा, भी मेरा भी नंबर होगा, तो पर्सनल कॉल करके भी आप उसको पा सकते हैं. बराबर. तो 3 टीमें बन चुकी हैं, कोर टीम भी बनी है, 15 लोगों की कोर कमेटी भी बनी है, 50 लोगों की. आगे चौथी टीम भी महाराष्ट्र के लिए, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल, ये भी बना हुआ है. 15 के जगह 18-19 लोगों का बना हुआ है महाराष्ट्र के लिए. अब आगे बनानी है 5वीं और 6वीं टीम, हर एक राज्य में अलग अलग बनेगी. तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की बनेगी. तो 5वीं टीम में महाराष्ट्र में 48 लोगों को जोड़ना है, 48. और कहाँ से जोड़ना है, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक. और ये जब ये 5वीं भी तैयार होगी, या तो पैरेलली साइमल्टेनियसली हम 5वीं और 6वीं दोनों एक साथ बना सकते हैं. वो 48 भी जो पार्लियामेंट की हैं, यानी कि लोकसभा के सीट्स की हैं, और राज्य की विधानसभा की 289, यानी कुल मिलाकर के शायद ये 337, 288 या 89, 88 ना, ठीक है, 288. तो ये 288 प्लस 48, इनको मिला करके ये करीब 336 लोगों को हमें बनाना है. इसके लिए आप सभी के नाम और नंबर तो यहाँ है ही. हम ये समझते हैं
कि शायद ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी हैं। बराबर, इस वक्त हम लोग जो बैठे हैं प्राय सभी सहमत भी हैं कि इस काम को आगे करना है। अब जो लोग लीड कर रहे हैं, विनायक जी, सचिन जी, और अब तो आप लोग भी आ गए हैं, तो आप लोग भी साथ मिलकर के, नितिन भाई हैं, नितिन सली, शिवाजी भी हैं, और आप लोग सभी हैं, महादेव जाधव थे, आप डॉक्टर पोड़ भी हैं। तो ऐसे हम लोग इसको अभी बस ये हमारा टारगेट है, और आगे वाला काम जो करना है वो फोन के द्वारा भी और गूगल के द्वारा भी, कोई फॉर्म बना के उसके द्वारा भी आप सभी को संपर्क में, वो आपके ध्यान पर ला करके ये सारा काम आगे किया जाएगा। टीम नंबर 5, टीम नंबर 6, इस वक्त आपको तो बिल्कुल अलर्ट मोड में रेडी रहना है कि हाँ भाई, यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है, कोई पद और ओहदा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी का ओहदा एक समान है, इसलिए सभी को अलर्ट मोड में रहना है कि हाँ भाई, हम सभी तैयार हैं। तो प्रिंसिपली इस वक्त आप सबको अपनी सहमति हाथ उठा करके दे देनी है। अगर आप सबने अपने हाथ उठा दिए तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ, आप सारे ही सहमत हो। अब आगे किस तरह से हम जुड़ेंगे, अगर कोई साथी अपना हाथ अगर नहीं उठा रहे हैं वो भी ध्यान दें। बराबर, हाँ, तो ठीक है, 100%, तो 100% सहमति है। अभी आगे का काम विनायक जी संभालेंगे। मैं कुछ बोलूं? हाँ, थोड़ा सहमती आहे आणि आपल्याला पुढची टीम बनवायची आहे, पण पुढच्या टीम बनवण्याच्या अगोदर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ती पुढची टीम तेव्हाच बनवू शकेल जेव्हा आपण नुसते कन्व्हिन्स नाही आहोत, एक गोष्टींबद्दल क्लॅरिटी आहे। क्लॅरिटी जर नसेल तर आपण पुढच्या माणसाशी आपण तेवढ्या कॉन्फिडेंटली बोलणार नाही, आणि कॉन्फिडन्स लूज पडला तर सदस्य होण्यामध्ये प्रॉब्लेम येईल। सो त्याच्यावर थोडासा वेळ दिला तरी चालेल, पण त्याच्यावर ऍक्टिव्हली प्रोएक्टिव्हली वेळ दिला पाहिजे की आता इथून उठलो आणि आपण महिन्याभराने भेटलो, मध्ये आता काहीच झालं नाही तर गॅप पडली तर नाही होत। त्यात काय डोक्यात काय चाललंय चक्र, कधीही फोन करा, वाटलं तर आपण मध्ये मध्ये मीटिंग्स घेऊ शकतो, प्रत्यक्ष भेटू शकतो, झूम मीटिंग्स करू शकतो, ज्या ज्या अवेलेबल आहेत वेगळ्या पद्धतीचे अव्हेन्यूज त्याने आपण संपर्कात राहू, पण शंका कुशंका डोक्यात तशाच ठेवून चालणार नाही। क्लॅरिटीवर आपण पुढे जाऊ शकतो। ठीक है, हाँ, ये 2 अनाउंसमेंट 2-3 हैं, लास्ट के 2-3 छोटे छोटे अनाउंसमेंट हैं जो विनायक जी करेंगे। बघा, आपल्याला लाईन ऑफ ऍक्शन तर ठरवायची आता। जसं आपण आधी सांगितलं तसं खरं ही आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे। आतापर्यंत तर आपण अस्वल बनून जगत होतो, आपल्याला फसवलं जात होतं। मगाशी तुम्हाला सांगितलेला पण मुद्दा वंचित बहुजन आघाडीचा तुमच्या लक्षात आला असेल। तुम्ही मत कुणाला देताय त्यापेक्षा फायदा कुणाला होतोय हे तुम्हाला विचार करणं गरजेचं आहे। तर आपलं पुण्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन की जी छोटीशी ठिणगी असते ती अशाच प्रकारे पडत असते, आणि कोरोनाच्या काळात मी पाहिलं की अशा ठिणगीला पण किती महत्व असतं। 4 वर्षांनी आपण समजतोय आपण जिवंत आहोत, हेच त्याचा पुरावा आहे लस न घेता। तर पहिला टप्पा आपला अतिशय यशस्वीरित्या पार पडलाय। आम्ही आमच्या मनामध्ये 25 जणांचं हे अपेक्षित धरलं होतं आणि 40 ना सचिन भाऊ, 40 पर्यंत आपण आज पोहोचलो। तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन। दुसरा आपला टप्पा 1 सप्टेंबरचा आहे। 1 सप्टेंबर मुंबई, तिथं पण आपला असाच कार्यक्रम होणार आहे। आजच्या सारखा 10 ते 6 कार्यक्रम होईल, जेवण मोफत असेल, एंट्री फ्री असणार आहे। पण आपल्याला कुठल्याही सरकारच्या मोफत योजनेमध्ये अस्वलासारखं अडकून पडायचं नाहीये। आपला जो काही खर्च होईल तो आपण प्रयत्न करायचा। ज्याच्याकडे खर्च नाहीये त्यांनी यायचं नाही असं आहे का? असं अजिबात नाहीये। ज्याला यथाशक्ती शब्द वापरू, ज्याला जेवढं शक्य असेल त्याचं योगदान, फुल नाही फुलाची पाकळी, जसं जमेल
जमणार पण नसेल योगदान द्यायला, तरी पण तुम्ही सांगू शकता कोणालाही की बाबा आम्हाला यायची इच्छा आहे पण आम्ही तिथं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकणार नाहीये, कुठलंही कंपल्शन नाहीये. तुम्हाला येणं शक्य नसेल, तुमचे कोणी मित्र नातेवाईक संस्था मुंबईमध्ये असेल तर त्यांना ताबडतोब तुम्ही कनेक्ट करून टाका. 1 आठवडाभर अजून आपल्याला वेळ आहे. आम्ही तर पुण्यातनं इथनं जाणार आहे, त्यामुळे तुम्ही पण इतरांना आमंत्रण देऊ शकता. तिसरी गोष्ट, गेली 3-4 वर्ष आठवड्यातनं 3 दिवस गुणिले कमीत कमी 2 ते 3 तास असं तुम्ही जर मॅन आवर्स काढले ना तर किती मोठे आकडा होईल विचार करा. जे आपण हे बनवलेलं आहे पार्टी लिस्टचं डॉक्युमेंट बनवलंय, जे आपण ग्रुपवर टाकणार आहे, PDF फोल्डर आहे, त्याची प्रिंटआउट काढून तुम्ही कुणालाही अभ्यासाला देऊ शकता. तुम्ही स्वतः अभ्यास करू शकता. तुमचे काही प्रश्न असतील तर आपण भेटू शकतो, पण आपण लोकांच्या हातात पोहोचवण्यासाठी दिलेलं आहे, आता रेडी आहे आपल्याकडे सगळं. ठीक आहे. पुढचं ट्रेनिंग पण सचिन भाऊंनी परवानगी दिली तर बहुतेक आपण इथंच घेण्याची इच्छा आहे. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले मुद्दे कव्हर होतील ते मी तुम्हाला सांगतो. त्याच्यानंतर आपण आपल्या संस्थेमध्ये अगोदर पैसे गोळा करायचे आणि मग कार्यक्रम करायचे अशी काही योजना आपल्या इथे नाहीये. कारण आपलं कुठलंही पार्टी रजिस्टर केलेली नाहीये, ट्रस्ट रजिस्टर केलेलं नाहीये आणि करणार पण नाहीये. कारण बाजारामध्ये 80%, आता टक्केवारीत जाऊ नका तुम्ही, 80% समाजसेवी संस्था या सरकारच्या पैशांच्या इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी म्हणून काम करतात. लक्षात आलं काय म्हणायचं तुम्हाला? उदाहरणार्थ कोरोनाच्या काळात हजारो करोड रुपये CSRच्या माध्यमातून घेतले गेले आणि काय केले तर सगळे कोरोनासाठी वापरले गेले, म्हणजे बोगस आजारासाठी वापरले गेले. PM केअर फंड 75 वर्षामध्ये अशी पहिलं सोशल अपील होतं की एका देशाच्या पंतप्रधानांनी केलं होतं, भारत देशाच्या. आपल्या पंतप्रधानांचं यशस्वी पंतप्रधानांचं नाव आहे नरेंद्र मोदी, ज्यांनी हे अपील केलं. खोट्या कोरोनासाठी हजारो करोड रुपये PM केअर फंडामध्ये गोळा केले. जेव्हा पैसे स्वतःचे नसतात आणि तुम्ही लोकांकडनं घेतात तेव्हा त्याला हिशेब देणं तुम्ही बांधिलात. असं असताना लोकांनी हिशेब मागितला PM केअर फंडाचा, तर ते सांगितलं की आम्ही उत्तर देण्याच्या नियमामध्ये येत नाही. आणि समजा असं गृहीत धरा की त्यांनी उत्तर दिलं जरी असतं की कोरोनाच्या लॉकडाऊन पासून लसीकरणापर्यंत आम्ही पैसे खर्च केले, तर एक देशाचा पंतप्रधान खोट्या आजारासाठी सार्वजनिकरित्या लोकांचे पैसे PM केअर फंडाखाली मागितलेत आणि त्याचा पूर्णपणे दुरुपयोग केलेला आहे. लक्षात आलं तुमच्या काय म्हणतो मी? तर आपण असं काही रजिस्ट्रेशन करणार नाहीये. तुम्हाला जर असं वाटलं की हे काम योग्य आहे तर तुम्ही तात्कालिक कामासाठी, म्हणजे आजचं काम काय आहे समजा पुणे मीटिंग, पुढच्या आठवड्यातलं काम काय आहे समजा आपलं मुंबई ट्रेनिंग, जर तुम्हाला असं वाटलं की ते काम योग्य आहे, आत्ता जरी तुम्हाला द्यायचं असेल तर आत्ता देऊ शकता, नंतर द्यायचं असेल नंतर देऊ शकता. किरण भाऊंचा नंबर तुमच्याकडे आहेच आहे. काहींनी जेवणाचं कॉन्ट्रीब्युशन ऑलरेडी दिलेलं आहे. तुम्हाला जर काही वेगळ्या प्रकारात सुद्धा तुम्हाला द्यायचं असेल तर तुम्ही तसं देऊ शकता. आता फक्त ट्रेनिंगचं जे दुसरं सेशन आहे आपलं, ते मी तुम्हाला सांगतो, जे आपल्या पार्टी लिस्टच्या नावाखाली नाही होणार आहे, कारण काही गोष्टी आपण नावानिशी नाही करू शकत तशा. पण मी विषय सांगून ठेवतो जे आपल्या दुसऱ्या ट्रेनिंगचा भाग असणार आहे. आपण काही कार्यकर्ता स्वावलंबन योजना सुरू करतोय. कारण